हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। तो आज बेटा हम जीओसी करने वाले हैं, जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। और जीओसी के पीवाईक्यू सारे करेंगे। 2024 में जो भी पेपर में जिस भी शिफ्ट में जीओसी का कोई क्वेश्चन आया है तो वो आज क्वेश्चन आपका क्वालिफाई होने वाला है, मतलब उसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। काफी सारे क्वेश्चंस हैं, उसी में आपकी डीपीपी भी बन जाएगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी। कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दूंगा, कुछ क्वेश्चन आप लोग घर बैठकर सॉल्व करोगे, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पर मैथ ऑन गो साइट है भाई, उस साइट से ही मैंने एक पीडीएफ डाउनलोड की है, वही आपको करनी है। मैंने आपको साफ बोला था, ठीक है। और वही मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। पीवाईक्यू उसी के अंदर, ये 24 का है। देखो पेपर के अंदर लिखा भी हो 2024 1 फरवरी शिफ्ट 1, ये क्वेश्चन वहां पर आया था। 1 फरवरी को शिफ्ट 1 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन देखिए क्या है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए। पहला है एमिनो बेंजीन एंड एनिलिन आर द सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरा है एमिनो बेंजीन एंड एनिलिन आर डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहले तो बोल रहा हूँ सेम है, दूसरे में बोल रहा है डिफरेंट है। अब इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से आपको सबसे सही आंसर चूज करना है। तो देखिए कौन सा आंसर सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, ये तो पॉसिबल नहीं है। एक में कह रहा है कि सेम है, दूसरे में कह रहा है डिफरेंट है, तो दोनों तो करेक्ट नहीं हो सकती, दोनों इनकरेक्ट नहीं हो सकती, है ना। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, तो पहला और चौथा ऑप्शन तो गया, ठीक है। 1 ट्रू 2 फॉल्स, पहली सही है दूसरी फॉल्स है। रोहित इज सेइंग, कैसे? एमिनो बेंजीन और एनिलिन सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या? बताओ, किसने पेपर कर रखा है तो उसको पता होगा। नो सर। सेम नहीं है। स्ट्रक्चर बनाओ इसका, स्ट्रक्चर बनाओ एनिलिन का और एमिनो बेंजीन का। मैं बना रहा हूँ स्ट्रक्चर। ये लो, एनिलिन का तो सबको पता होगा, ये लो ये सर NH2 आ जाता। NH2 अलग गया इसके ऊपर, ठीक है। एनिलिन बन गया। अब एमिनो बेंजीन, बेंजीन रिंग है, इस पे एमाइन जोड़ दो, एमिनो बेंजीन बन जाएगा। जोड़ो एमाइन, जोड़ दिया एमाइन, बन गया एमिनो बेंजीन। बताओ क्या फर्क है? क्या सर एक छोटा एक बड़ा है? थोड़ा सा फर्क तो है ना। ना सर। यही है, दोनों सेम है, याद रख लेना। तो नाम में गड़बड़ है तो आंसर, राइट आंसर अब तो बता दो कौन सा है। रोहित ने सही दिया था, सेकंड वाला राइट आंसर है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। इसके आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन आपको सबसे नीचे इसी पीडीएफ में मिल जाएंगे जो आपको शेयर करूंगा। समझ में आ रहा है? यानी उसकी भी टेंशन नहीं लेनी है कि भी हमें कैसे समझ आएगा। मैं आपको समझा रहा हूँ, डेफिनेटली कुछ चीजें आपके बेसिक्स डाउन होंगे, कुछ में आप थोड़ा सिली मिस्टेक्स करोगे। अब देखो, ये सिली मिस्टेक होती है कि हम सोचते नहीं है, नाम अलग पड़ा, हमारा दिमाग कहता है नाम अलग है तो अलग होंगे, हम सोचते नहीं है। तो इस क्वेश्चन को याद करने से आपका दिमाग समझ जाएगा कि ये दिखाई अलग दे रहे हैं पर ये सेम हो सकते हैं, क्योंकि हमने ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व की है। और यही तरीका होता है कि आप जब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाते हैं तो क्वेश्चन के सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। समझ गए ना? अरे जेई में इतने इजी आते हैं यार। 2024 की शिफ्ट है, रिसेंटली पेपर हुआ है 1 फरवरी को जो शिफ्ट थी, देख लो इतना आसान है। अगला भी देखो, देखते जाओ, मजे लो जिंदगी के। आप लोग बस मेहनत ही नहीं करते, प्रॉब्लम ये, और ना ही ध्यान से पढ़ते हो उस चीज को। इसीलिए हम जो टेस्ट ले रहे हैं ना, जो अवंती आपके टेस्ट लेता है, वो आसान नहीं होते, वो थोड़े से टफ होते हैं, थोड़े से। और उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत होती है। लेकिन आप लोगों के मार्क्स जब मैं देखता हूँ और फिर हम अपडेट करते हैं शीटों को, तो हमें हैरानी होती है यार। हम बच्चों को इतना कहते हैं कि यार ये कर लो, सिर्फ इतना सा पोर्शन कर लो, आपके 20 नंबर कहीं नहीं गए। पर आप लोग मानते ही नहीं हो बेटा, थोड़ा सा तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। मैं तो बोल रहा हूँ एक बार सन्यासी बन जाओ, हाइबरनेशन में चले जाओ, दिखाई मत दो किसी को, है ना। सिर्फ किताबों के साथ रिलेशन होना चाहिए 1-1.5 महीना बस, और कुछ होना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, आयनिक रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोसीड थ्रू। आयनिक रिएक्शन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ हो रही है, कैसे होती है? होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है, हेट्रोलिटिक होता है, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होती है। होमोलिटिक में फ्री रेडिकल ही होता है, पता है। होमोलिटिक क्लीवेज हो रही है तो फ्री रेडिकल ही बनेगा। हेट्रोलिटिक के अंदर, अब देखो, या फिर प्राइमरी फ्री रेडिकल, मतलब शुरू में फ्री रेडिकल बनता है प्राइमरी, सेकेंडरी फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल को बना रहा है, एक फ्री रेडिकल से दूसरा फ्री रेडिकल बन रहा है, उसको सेकेंडरी बोलते हैं। तो प्राइमरी फ्री रेडिकल है, सेकेंडरी है, या फिर सिर्फ फ्री रेडिकल है, या होमोलिटिक है, हेट्रोलिटिक है, कौन सा है ना। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो देखो इसमें कोई मंत्र पढ़ने वाली तो चीज ही नहीं यार। अब ध्यान दोगे ना, ये क्या है पता है? ये आपके पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर है कि आप क्या सोचते हो और आप आंसर इसका निकाल सकते हो। तो बताओ जरा इसका आंसर क्या होगा? सर थर्ड होगा।
हार्ड होगा ओनली बी। ओनली बी बी बी, ये ओनली बी क्या चीज है? ओनली बी, अच्छा ठीक है, बी वाला होगा थर्ड। अच्छा ऐसे थर्ड है क्या? ठीक है। हेट्रोलिटिक क्लीवेज, तो भाई हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ना क्या करते हैं, ये हमारी गुड़िया है, ठीक है, मेरे ब्रदर की गुड़िया है जो उसमें आई हुई थी, ठीक है। तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज के अंदर क्या करते हैं, यानी कि बॉन्ड जब टूटता है तो क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दो हिस्सों में बॉन्ड बढ़ता है, पता है? हेट्रोलिटिक क्लीवेज, आयनिक रिएक्शंस हो रही हैं। हेट्रोलिटिक क्लीवेज में क्या होगा कि मान के चलो HCl है, Cl पर नेगेटिव बनेगा और H पर पॉजिटिव बनेगा, तो क्या हुआ, ये हेट्रोलिटिक हुआ ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये ले गया। समझ में आ रहा है? तभी तो आयनिक रिएक्शन होने वाली है। आयनिक रिएक्शन तो ऐसी होती हैं। अगर आप होमोलिटिक करोगे तो फ्री रेडिकल वाली हो गई, ये फ्री रेडिकल और ये भी फ्री रेडिकल, तो ये तो हो ही नहीं सकती। तो ओनली बी इज द राइट ऑप्शन। समझ में आ गया? सबको क्लियर है? आसान था ये भी, सिर्फ बेसिक होनी चाहिए कि होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक होता क्या है, आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन के बेस पर क्वेश्चन था, है ना? और ये भी आसान ही था। विवेक समझ में आया बेटा? ये मुश्किल अगर लग रहा था तो इसका मतलब ये है कि हमने थोड़ा सा ढंग से बेसिक्स को याद ही नहीं किया, हम आगे बढ़ गए, है ना, उसको छोड़ गए। बट डोंट वरी, आगे देखो अब जरा, ये भी 2024 की 1 फरवरी वाले थर्ड क्वेश्चन जो है वो भी 1 फरवरी वाले उसमें आया हुआ है, ठीक है, कि जेल्ड-हाल्ड मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन कॉपर सल्फेट एक्ट एज। अब देखो ये एक मेथड है, ठीक है, अगर आप लोगों ने ये मेथड नहीं पढ़ रखा है कोई बात नहीं है, हालांकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आता है कहीं कहीं, लेकिन ये इस मेथड के ऊपर ना क्वेश्चन पक्का आता है। नहीं पढ़ा हुआ तो सीधा क्वेश्चन भी किया जा सकता है। किसके ऊपर? कॉपर सल्फेट इसमें कैसे एक्ट करता है, ये है क्वेश्चन। तो कॉपर सल्फेट कैसे एक्ट कर रहा है, अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। एक तो बोल रहा है रिड्यूसिंग एजेंट, एक बोल रहा है कैटालिटिक एजेंट, ठीक है, कैटलिस्ट का काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। तीसरा बोल रहा है कि वो हाइड्रोलाइसिस एजेंट है या फिर ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग, कैटलिस्ट या हाइड्रोलाइसिस, चारों में से कौन सा? थोड़ा सा अंदाजा लगाइए। रोहित बोल रहा है कि वो कैटलिस्ट का काम करेगा। हाँ भाई, बाकी स्टूडेंट किसी का कोई ओपिनियन नहीं है बाकी का? रोहित ने बोला कि वो कैटलिस्ट की तरह काम करता है, डी ब्लॉक का है इसीलिए। सही है, रोहित ने बहुत सही गैस दिया है, बिल्कुल सही है, तो वो कैटलिस्ट की तरह ही काम करता है भाई, राइट ऑप्शन पीछे वाला ही है। कैटालिटिक एजेंट, ये कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है। यहाँ पर कॉपर सल्फेट में कॉपर 2 पॉजिटिव आयन होता है। एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन के अंदर क्या काम करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर नाइट्रोजन का एस्टिमेशन लगाते हैं, H2SO4 डालते होते हैं, ठीक है। H2SO4 जो नाइट्रोजन से जो अमोनिया बनता है, अमोनिया के साथ में H2SO4 रिएक्शन कर लेता है और उसके बाद में हम इसका अमाउंट जितना डाला था वो कैलकुलेट करते हैं और ये कैलकुलेट करते हैं। जिन बच्चों ने पिछला संडे वाला एग्जाम दिया था, संडे वाला जो अभी कल गया है, इसका मैंने वीडियो बनाया था, इसके अंदर एक क्वेश्चन था वो कैजाल्ड मेथड के ऊपर ही था और एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन ही था। अमोनिया वो एब्जॉर्ब कर लेता है, कंपाउंड का नाम बताना था, आंसर था यूरिया। किया था कल वाला पेपर, उसमें ये आया हुआ था। तो सोचो कल वाले पेपर में ये आया हुआ था तो उसमें H2SO4 यूज होता है भाई, कॉपर सल्फेट तो यूज हो ही नहीं रहा है, तो वो कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। और रोहित ने बड़ी अच्छी बात कही है कि कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं जनरली कैटलिस्ट होते हैं। तो अगर अंदाजा भी लगाना है तो दो चीजों को जोड़कर अंदाजा लगाना कितना आसान होता है, समझ गए? लेकिन अभी ये अंदाजा नहीं लगेगा, अब नेक्स्ट टाइम जब भी पढ़ोगे आपको पता होना चाहिए H2SO4 यूज होता है और कॉपर सल्फेट जो कैटलिस्ट की तरह यूज होता है, अमोनिया का एस्टिमेशन इसी से लगाया जाता है। ये है वो मेथड हो गया कंप्लीट बस। डी ब्लॉक है तो कैटलिस्ट, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट बेटा कैटलिस्ट के फॉर्म में, ज्यादातर डी ब्लॉक एलिमेंट किसी रिएक्शन के अंदर अगर यूज हो रहे हैं, अब देखो इसने क्या कहा, वो नाइट्रोजन के एस्टिमेशन में यूज हो रहा है, नाइट्रोजन का एस्टिमेशन लगाना है। कॉपर सल्फेट नाइट्रोजन के साथ क्या करने वाला है, रिएक्शन करेगा? नहीं, कॉपर सल्फेट डी ब्लॉक एलिमेंट जनरली कैटलिस्ट का वर्क करते हैं, तो इसलिए कॉपर सल्फेट एज ए कैटलिस्ट काम करेगा। डी ब्लॉक वाले कैटलिस्ट होते हैं ज्यादातर, दैट इज द मीनिंग। और यहाँ पर हमें नाइट्रोजन का एस्टिमेशन लगाना, तो डी ब्लॉक यूज हो ही नहीं रहा है, तो अगर फिर भी यूज हो रहा है तो वो कैटलिस्ट ही होगा। समझ गए? एक बार उसकी रिएक्शन लिख दो उस मेथड की। किस मेथड की बेटा? वो जो था नहीं, कैजाल्ड मेथड, वो यस सर। बता देता हूँ। उसमें देखो क्या होता है,
ठीक है। अगर आपको मेथड ही करना है तो देखो इसके अंदर क्या होता है, मान लो कि हमने यूरिया लिया, C डबल बॉन्ड हो, यहाँ NH2, यहाँ पर भी NH2, ठीक है। मान लो यूरिया था, यूरिया H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, H2SO4 के साथ, और वो क्या करेगा, वो अमोनिया के साथ रिएक्शन कर लेगा। एक्चुअल में ये यहां से अमोनिया को रिप्लेस कर देता है, ये H पॉजिटिव आयन इसको देगा, जिससे ये NH3 बन जाएगा, एक H और जुड़ गया, फिर ये यहाँ से बॉन्ड तोड़ के निकल जाएगा और SO4 मान लो इसके साथ में कुछ जुड़ जाएगा, वो जो भी होगा वट एवर द थिंग्स, है ना। और फिर होता क्या है, हमें सिर्फ इससे मतलब होता है कि H2SO4 ने कितना अमोनिया रिप्लेस कर दिया, ठीक है, अमोनिया कितना अमोनिया के साथ रिएक्शन कर ली, तो H2SO4 जो अमोनिया बनेगा ना, फिर से H2SO4 उसके साथ उसको H पॉजिटिव आयन डोनेट करके और एसिड बेस की रिएक्शन कर देगा। तो होना क्या वाला है, NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव ये बन जाएगा, प्लस अब देखो HSO4 बचा, लेकिन अगर ऐसे दो अमोनिया हो तो यहाँ पर मैं दो लिख देता हूँ, तो H2SO4 क्या करेगा, HSO4 की जगह पर SO4 2 नेगेटिव, ये इसके साथ चिपक जाएगा, ये दोनों आपस में एसिड बेस वाला बिहेव करेंगे। यानी अगर इसको यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 है, और मैं इसको रख देता हूँ ब्रैकेट में, SO4 यहाँ आ जाएगा। ये रिएक्शन होती है, हर एक प्रोडक्ट के साथ अलग रिएक्शन होने वाली है। इसमें हम देखते क्या, जितना H2SO4 यूज हुआ है, अमोनिया उसका डबल बना था, दिख रहा है ना, H2SO4 अमोनिया से डबल बनता है, ठीक है। अमोनिया डबल बना था, तो H2SO4 जितना यूज हुआ है, अमोनिया क्या हुआ, उसका डबल बना था। अमोनिया डबल बना, इससे नाइट्रोजन का एस्टिमेशन लगा सकता है, क्योंकि एक अमोनिया में एक नाइट्रोजन होता है, एक नाइट्रोजन के एटम, जितने मोल अमोनिया बना उतने मोल नाइट्रोजन के एटम्स बनेंगे, और उनसे कितने ग्राम नाइट्रोजन था हमारे कंपाउंड में, वो निकाला जा सकता है। समझ में आया। और ये सिर्फ इसके साथ नहीं कि यूरिया के साथ, कोई भी कंपाउंड है उसके अंदर अगर नाइट्रोजन है तो वो कुछ इसी तरह की रिएक्शन ही दिखाएगा, अमोनिया की फॉर्म में वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसमें 44 क्वेश्चन है, जबकि जीओसी की इतनी वेटेज है ही नहीं। 44 क्वेश्चन क्या है बेटा? सर जो आपकी वाली पीडीएफ है ना, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 44 है, और जबकि जीओसी से जनरली 1 से 2 क्वेश्चन ही आते हैं पेपर में। अरे बेटा ये 10 पेपर्स की पीडीएफ है, 10 पेपर से, मतलब 10 सर पेपर में लगभग एक पेपर में 4 क्वेश्चन आ गए। नो सर, एक पेपर की वेटेज 1 से 2 क्वेश्चन ही रहती है वो जीओसी भी के अंदर। बताता हूँ, सुनिए उसका रीजन भी बताता हूँ। ये 4 क्वेश्चंस हम क्या कर रहे हैं, कई बार क्या होता है वो भी ध्यान से देखना, कि मान लो मेरे सामने एक क्वेश्चन है, मैं उसको अब जीओसी में डालूं। अब ये क्वेश्चन पता है कौन सा है, ये क्वेश्चन एक्चुअल में साल्ट एनालिसिस का है, जिसमें अमोनिया का एस्टिमेशन लगाया जाता है, जो मैं अभी करवा रहा हूँ। इसको जीओसी में डाल दिया इन्होंने, समझ गए। यानी इन्होंने कुछ टॉपिक्स को मर्ज करके एक ही टॉपिक में डाल रखा है, इस वजह से भी क्वेश्चन नंबर बढ़ जाता है। पर्टिकुलरली जीओसी में तो उतना ही क्वेश्चन आएंगे, समझ रहे हो, ये समझ में आया। तो ये लोग कई टॉपिक्स को मिक्स कर देते हैं, तो ऐसी टेंशन मत लो, अलग अलग इंस्टीट्यूट का अलग अलग वेटेज अलग अलग हो सकता है, 1 या 2% का वेरी सभी इंस्टीट्यूट्स का वेटेज कर सकता है, तो उतनी टेंशन मत लो। मेरा हिसाब है कि यार ये वाला क्वेश्चन कहाँ डालूंगा, मैं उस टॉपिक का अलग नाम लिखूं कि भाई ये तो नाइट्रोजन एस्टिमेशन वाला टॉपिक है, टॉपिक तो नाइट्रोजन एस्टिमेशन है, तो वो कहाँ आएगा, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एनालिसिस, है ना, एनालिटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, एनालिटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको जीओसी में डाल रखा है, डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। तो ऐसे करके क्वेश्चन नंबर बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं देंगे ये लोग, इनके टॉपिक ही टोटल आपको 30-40 टॉपिक बनाएंगे, पूरी केमिस्ट्री में 30-40 ही टॉपिक है क्या, टॉपिक तो बहुत ज्यादा है, तो ये बहुत सारे मर्ज कर देते हैं। नो वरी अबाउट दिस, क्लियर है बेटा, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत लो, कुछ इस तरह से ये वर्क करता है। तो एस्टिमेशन यहां से मैंने वो जो क्वेश्चन करवाया था, अगर वो क्वेश्चन भी आप लोगों ने कर रखा तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये भी 1 फरवरी के ही है 2024 का, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल फॉर 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 पर क्लोरो लगा ब्यूटेन है, 1 2 3 4, सेकंड कार्बन पर क्लोरीन है, ठीक है। अब इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स बताने हैं, तो इस कार्बन पर यहाँ पर H लगेगा, ये CH3 होगा, ये भी CH3 होगा, ये CH2 होगा, ये पहला यहाँ पर स्टार, ये कायरल कार्बन है, दिख रहा है सबको, ये तो कायरल है, क्योंकि चारों एटम चारों ग्रुप अलग है। उसके अलावा ये कह रहा है ऐसे ऐसे कितने ऑप्टिकल आइसोमर बनाए जा सकते हैं, दैट इज द क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 4, तो बताइए जरा। रोहित इज सेइंग 2, है ना, बाकी भाई, बाकी के स्टूडेंट कोई और बता सकता है?
सुनैना भी 2 बोल रही है, अमर भी 2 बोल रहा है, ठीक है, आदित्य भी 2 बोल रही है, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कि ये 2 कैसे बनाएगा। देखो भी यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये जो है ये क्लोरीन या तो अबव द प्लेन आप लगा सकते हो, ठीक है। एक दूसरा ऐसा ही मॉलिक्यूल बनाते हैं CH3 CH2, यहाँ पर कार्बन है और यहीं पर जो क्लोरीन लगा रहे हैं वो बिलो द प्लेन लगा दो, ठीक है, बस हो गया। अगर आप कहोगे सर यहाँ क्लोरीन लगा दे, तो बिल्कुल लगा सकते हो यहाँ पे क्लोरीन, पर इसमें और इसमें क्या फर्क है मेरे को बताया कोई? वो भी सेकंड पर आ रहा है, ये भी सेकंड पर आएगा, क्लोरीन तो एक ही लगाओगे ना, पोजिशनल आइसोमर है ना। तो ये तो पोजीशन अलग हो गई इस वजह से, तो इसमें तो कुछ कह ही नहीं सकते, तो इस तरह से सिर्फ 2 ही बनेंगे, तो आंसर आएगा 2। ठीक है, क्लियर है बेटा सबको? तीसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो कार्बन के चारों तरफ के एटम जो चारों अलग हो वो सिर्फ 2 ही ऐसे बन सकते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। नेक्स्ट देखो, द सेट ऑफ द मेटा डायरेक्टिंग फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम द फॉलोइंग सेट इज, मेटा डायरेक्टिंग फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम द फॉलोइंग सेट, यानी सारे के सारे जो मेटा हो, इसमें सारे मेटा ढूंढने हैं क्या? ये ऊपर वाला फिर से आ गया। देखो भाई आंसर देखो जरा, क्या सारे मेटा ग्रुप ढूंढने हैं? कौन से मेटा डायरेक्टिंग होते हैं? मेटा डायरेक्टिंग कौन से होते हैं पहले तो मेरे को ये बताओ, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग है या डोनेटिंग है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग वाले, एक्सेप्टिंग जो एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, अनुज गहरा विड्रॉइंग, हाँ वही 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 बेटा। विवेक ने बोला छोटा डाउट था, क्या लोन पेयर भी पाई बॉन्ड ही होते हैं अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड में हो तो? लोन पेयर पाई बॉन्ड नहीं होते, लोन पेयर पाई बॉन्ड के साथ में घूमने में हेल्प करते हैं, समझ गए? जैसे यूं लगा लो, आप गली में नाच रहे हो, आपका पड़ोसी आ गया, आप तो अपनी खुशी में नाच रहे हो, आपका पड़ोसी आ गया, दोस्त है वो आपका, ठीक है, वो कहता भाई कैसे, बोले आजा यार आजा, वो भी नाचने लग जाता है। तो लोन पेयर पाई बॉन्ड नहीं होता, पाई बॉन्ड के साथ वो बिहेव करता है, वो पाई बॉन्ड की तरह रोटेट करने लग जाता है, इसलिए लोन पेयर पाई बॉन्ड में कंट्रीब्यूट कर देता है, वो भी नाचने लग जाता है उनकी तरह, दैट इज लोन पेयर, ठीक है। बट वो लोन पेयर अलग ही होता है, वो बॉन्ड नहीं बनाता, बट वहां वो पाई बॉन्ड बना के और उसके साथ घूमने लग जाता है, उसके जैसा बिहेव करता है उस टाइम। तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं भाई, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, वो है क्या होता है, वो होता है क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है। तो यह मेटा डायरेक्टिंग कौन सा होगा? तुलसी ने आंसर दिया है थर्ड इज द मेटा डायरेक्टिंग, NO2 CHO SO3 COR सारे के सारे मेटा डायरेक्टिंग है, बिल्कुल सही आंसर। देखो कैसे, NO2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है नाइट्रोजन पर, तो अगर ये बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है, क्या करेगा ये? बेंजीन की जगह मैं यहाँ पीएच लिख रहा हूँ आसान करने के लिए, ठीक है। तो ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद देखो CHO, C डबल बॉन्ड OH, ये होता है CHO, ये भी पीएच से क्या करेगा? ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट एक्सेप्ट करेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो SO3 है, डबल बॉन्ड O, SO3H O, ठीक है, OH लगेगा और यहाँ पर भी एक O होगा जो नेगेटिव होगा और ये लगेगा बेंजीन के साथ, ठीक है। तो इसका नेगेटिव यहाँ से चला जाएगा, तो ये भी बेंजीन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग है। कैसे? डबल बॉन्ड हो इधर लेगा इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको देगा और फिर ये पीएच इससे ले लेगा, ठीक है। फिर COR, C डबल बॉन्ड OR, ये जुड़ा हुआ है, कीटोनिक ग्रुप है, ये भी फिनाइल से इलेक्ट्रॉन लेगा भाई, ये फिनाइल से इलेक्ट्रॉन लेगा क्योंकि ये C डबल बॉन्ड इधर ले रहा है। जब भी कार्बन डबल बॉन्डेड होगा वो ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन लेगा, जिसकी वजह से फिनाइल जो है उसको इलेक्ट्रॉन वापस देगा। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब उसके अलावा कोई और है क्या? NHCO3 ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग तो नहीं है, NHCO3 COR है, CHO CN साइनाइड भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। फिर NH2 तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, ऊपर सेकंड वाले में COR है, फिर CN है, NH2 है, NHR है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ये तो, ठीक है, यही होगा, थर्ड इज राइट। वाई नॉट 4 क्यों नहीं है? 4 में यहां देखिए बेटा, ये वाला ग्रुप 4 का किस एक बच्चे ने पूछा, देखो नाइट्रोजन N के साथ H लगा हुआ है, इसके साथ PH है, मान लो इसके साथ फिनाइल है, बेंजीन रिंग है, ठीक है। यहाँ पर नाइट्रोजन पर लोन पेयर होता है, हमें पता है, इसके साथ C डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, फिर ये CH3 जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O इधर से बॉन्ड छीनेगा, जिससे नाइट्रोजन इधर से बॉन्ड छीनेगा, नाइट्रोजन इसको डोनेट कर देगा, जैसे ही डोनेट करेगा, ये CH3 भी है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर होता है, ये भी वापस दे देगा, ठीक है। तो इस हिसाब से नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको देता है, वापस ले लेता है, बेंजीन से लेने का शायद इसको मौका नहीं मिलता। ये समझ में आ रहा है?
बेंजीन से ये इलेक्ट्रॉन नहीं छीनेगा। ठीक है, तो भाई मतलब ओवरऑल बेस्ट एवर अंदाजा हमें लगाना होता है। तो यहाँ पर बेस्ट एवर अंदाजा कौन, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर नंबर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 आंसर नंबर 3। ठीक है, क्लियर है सबको। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, शायद मैंने कुछ गड़बड़ की क्या, मुझे एक पर डाउट हो रहा है। क्या है वो, इस पर डाउट है, ये शायद मैंने गलत बनाया भाई, आप लोग ध्यान नहीं देते हो। ये भी तो इसके जैसा बिहेव कर रहा था, ये भी इसके जैसा बिहेव कर रहा था। तो ये एक्चुअल में क्या होता है, एस डबल बॉन्ड ओ, फिर डबल बॉन्ड ओ, यहां पर ओ एच लगेगा और ये सल्फर के साथ में जुड़ेगा। अब थोड़ा ठीक हो जाएगा, ये समझ में आया, यही है ना, 1 2 3 4, हाँ ये सल्फर के साथ, यहाँ पर एक और ओ नेगेटिव नहीं आएगा, ये सल्फर के साथ जुड़ेगा, सल्फर के साथ पीएच होगा और ये डबल बॉन्ड हो इधर से छीने या इधर से छीने, तो ये पीएच जो है फिनाइल जो है उसको डोनेट कर देगा। तो इसलिए ये क्या करेगा, ये भी मेटा डायरेक्टिंग होगा। समझ में आ गया सबको। इन्वेस्टमेंट क्यों इस पर मैं नहीं हूँ, क्या बोल रहे हो भाई, NH3 में भी तो क्रॉस कंजुगेशन होता है, वो भी करना चाहिए, करना चाहिए NHCO3 के अंदर, लेकिन उतना नहीं जितना HSO3 करेगा। फिर ये सारे के सारे, ये जो थर्ड वाले में बैठे हैं ना, ये सारे के सारे क्या करते हैं, अनुज का आंसर दे रहा हूँ, थर्ड वाले में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ही है, लेकिन फोर्थ वाले में एक जो है नाइट्रोजन, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग कभी कभार बनता है, 100% इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नहीं है, तो उसकी टेंडेंसी कम हो जाती है, उसके अलावा सभी है। तो हमें एप्रोप्रिएट, बेस्ट एप्रोप्रिएट आंसर देना होता है। समझ में आया अनुज, बेस्ट एप्रोप्रिएट आंसर देना होता है। क्लियर है बेटा अनुज, ठीक है, ठीक है भाई, तो हमें बेस्ट एप्रोप्रिएट देना है। फोर्थ वाला बढ़िया क्वेश्चन था ये, कि ये क्यों नहीं होगा, तो नाइट्रोजन होगा भाई, ये कभी कभी करेगा, लेकिन इसके अंदर तो हमेशा सारे के सारे बैठे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको क्या कहा था, देखो मैंने ऐसे बनाया था इसे, अब जरा ये देख लो, ओ एच बना दो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर ओ पर नेगेटिव बना दो, HSO3 का ये वाला डायग्राम बहुत अच्छा बन रहा है। ठीक है, अब इसके पास एक लोन पेयर बच जाएगा। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग तो सल्फर डबल बॉन्ड हो, यानी अगर मैं यहाँ लोन पेयर को, तो यहाँ पर नेगेटिव है तो ये पीएच जुड़ गया, तो पीएच यहाँ जुड़ेगा, डबल बॉन्ड हो इधर जाएगा, तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इधर डोनेट करेगा। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड नहीं गया इधर, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर बेंजीन को भी डोनेट हो सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की तरह बिहेव करेगा। तो ये तो वैसा ही हो गया जैसे NH वाला केस में था। तो ये दोनों तो सिमिलर हो गए, या तो आंसर थर्ड और फोर्थ दोनों होने चाहिए, लेकिन इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर जब आप सही बनाते हो, तो वो सही क्या बनना चाहिए, डबल बॉन्ड हो दोनों ऐसे बना दो, और ये पूरा OH उड़ा दोगे। यहाँ पर अगर पीएच को जोड़ते हो, सल्फर के साथ जोड़ोगे, तब ये डोनेटिंग टेंडेंसी तो इसकी 0 है, सिर्फ एक्सेप्टिंग टेंडेंसी है सल्फर की, कि यह बेंजीन से एक्सेप्ट कर सकता है। इसी वजह से ये वाला सारे ग्रुप एक्सेप्ट कर रहे हैं, डोनेटिंग किसी की नहीं है, लेकिन इसमें एक ग्रुप ऐसा है जो कभी ना कभी डोनेट भी कर सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता। एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी उसकी थोड़ी कम है, डोनेट की टेंडेंसी उसकी थोड़ी ज्यादा है, इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ही हम चूज करेंगे। समझ में आ गया ना। इसको कैसे याद रखें, सुनैना इज आस्किंग, इसे कैसे, बेटा सारे ग्रुप्स में कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कौन एक्सेप्ट करता है, ग्रुप को बेंजीन के साथ जोड़ के देखो, बेंजीन के साथ जोड़ के उसका रेजोनेटिक साइकिल देखो, रेजोनेटिक साइकिल आपको बनाने आने चाहिए। अगर आप नहीं बनाना जानते हैं तो फिर ये वाली प्रॉब्लम आएगी। समझ रहे हो, याद करने का तरीका यही है कि देखो, चलो फिर मैं इसको थोड़ा और डिटेल दे देता हूँ, अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है तो डिटेल और बढ़ा देते हैं। देखो साइनाइड ग्रुप हमें पता है, ट्रिपल बॉन्ड एन, साइनाइड ग्रुप जब भी बेंजीन के साथ लगता है, तो ये आपको बेंजीन रिंग के साथ इसका रेजोनेटिक साइकिल पता होना चाहिए भाई, याद होना चाहिए, सीधी सी बात है। तो ये नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है, ये इस तरफ लेके जाता है, नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, पहले से एक लोन पेयर है, एक ले जाएगा, कार्बन पर पॉजिटिव आएगा, तो वो अपना पॉजिटिव बेंजीन रिंग से इस तरह से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके पूरा करेगा, और इसका पूरा साइकिल आपको आना चाहिए। एक डायग्राम मैंने बना दिया, फिर नीचे पॉजिटिव चार्ज बनता है, बेंजीन में घुमाते जाओ। समझ गए। तो CN जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप होता है, बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप होता है, इसको डिनाई कर ही नहीं सकते आप लोग। फिर उसके बाद में साइनाइड को यहाँ से उड़ा देते हैं, ठीक है, बेंजीन को परमानेंट बना देते हैं, तक क्योंकि इसको तो हर जगह पर काम आना ही आना है ना। अब देखो जरा, इसके ऊपर NH2 डाल देता हूँ, NH2, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। अब देखो बेंजीन कभी इलेक्ट्रॉन ले रही है कभी दे रही है, हमें कैसे पता। तो एक चीज याद रख लेना, बेंजीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर कम होती है,
एक्सेप्टिंग इन नेचर ज्यादा होती है। अगर कोई बेंजीन को एक्सेप्ट डोनेट करने वाला बैठा है, कोई बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो बेंजीन आसानी से ले लेंगे। कोई बेंजीन से छीन रहा है तो बेंजीन थोड़ा सा मुश्किल से देगी, दे देती है, डोनेट कर देती है, बट थोड़ा मुश्किल से। समझ गए ना? क्लियर है? बेंजीन एक मतलबी मॉलिक्यूल है। जब इसको हेल्प चाहिए होती है तो दूसरों से ले लेता है, लेकिन जब इससे किसी की हेल्प करनी होती है तो ये आनाकानी करता है ना, वो कहता है ना कि ऊ करता है, नाटक करता है। तो ये मतलबी मॉलिक्यूल है, सीधा ऐसे याद रख सकते हो कि ये अपनी बारी में तो ले लेता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन दूसरे को किसी को जरूरत होती है तो फिर नखरे करने लग जाता है। लेकिन लिटरली नखरे हैं, इतना मतलब ही नहीं है, मतलब ही है पर इतना नहीं है। कोई कहेगा ओए मैंने भी तो करा था तेरी हेल्प, तो बेंजीन कहते ठीक है ठीक है ठीक है ले जा ले जा, कोई दिक्कत, ऐसा भी है। तो इसलिए बेंजीन इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकती है, एक्सेप्ट भी कर सकती है, हालांकि एक्सेप्ट ज्यादा करती है, डोनेशन टेंडेंसी थोड़ी सी कम है। क्लियर है? तो ये भी अब ये देखो यहाँ आ गया, यानी कि इसने इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो ये वाला लोन पेयर यहाँ चलेगा, ये वाला यहाँ चलेगा। तो भाई अब आप याद रखो, इसमें नेगेटिव रेजोनेंस चलेगा, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन बेंजीन ले रही है, तो पॉजिटिव रेजोनेंस है वैसे तो ये, है ना, पॉजिटिव आर। बेंजीन पर नेगेटिव बनेगा तो पॉजिटिव आर होता है, पॉजिटिव रेजोनेंस अब आपको घुमाना आना चाहिए। इसके सारे स्ट्रक्चर बनाओ। फिर NHR, NHR यानी NH2 की जगह पर यहाँ R लगा दो, ये लोन पेयर वैसा ही रहेगा, सेम टू सेम NHR का चलेगा। उसके बाद में NHR की जगह पर अब जरा देखो OCH3, OCH3, तो OCH3 के पास में, ऑक्सीजन के पास में भी दो लोन पेयर होता है, ये भी लोन पेयर डोनेट करेगा इधर से, ये इधर से वापस छीनेगा, ये भी वही हो गया। तो देखो यहाँ लोन पेयर डोनेट करने वाले ग्रुप बैठे हैं। अगर कोई लोन पेयर डोनेट करता है तो ऑर्थो ये वाली और पैरा ये वाली, ऑर्थो और पैरा पोजीशन एक्टिवेट हो जाती है। हमें तो मेटा एक्टिवेट या मेटा डायरेक्ट करना है, यानी कि यहाँ तीन तीन ग्रुप बैठे हैं जो ऑर्थो और पैरा को डायरेक्ट करते हैं, मेटा को नहीं करते। फिर क्या करें? अगला देखो NO2, नेक्स्ट सेकंड वाले में NO2 है। अब अगर इसके ऊपर NO2 जोड़ते हो, NO2 पर पॉजिटिव चार्ज होता है, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव होता है, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। तो बेंजीन से जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन छीन रहा है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो बेंजीन से अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, NO2 जैसे छीन रहा है, तो मेटा को डायरेक्ट करेगा, बिल्कुल सही है। NH2 ये तो उल्टा करेगा, ये हम पहले कर चुके हैं, ऊपर वाला ही है। COOH, अब जरा COOH को देख लो, C डबल बॉन्ड O और H, कार्बन डबल बॉन्डेड होता है तो एक बॉन्ड ऑक्सीजन छीन लेती है, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव, कार्बन अपना पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल करने के लिए बेंजीन से छीनेगा, यानी कि बेंजीन पर आ गया पॉजिटिव, बेंजीन पर पॉजिटिव आ रहा है तो वो भी मेटा डायरेक्ट करेगी। इसका रेजोनेंस भी फिर से लिख कर देखो, समझ में आ रहा है बेटा? रेजोनेंस लिखकर कैसे देखना है, सुना ना बेटा? यानी ये सारी चीजें आपको बना बना के प्रैक्टिस कर करके, एक ही बार, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ये, ठीक है, एक बार पैसा डालो सारी उम्र निकालो ना, LIC की स्कीम है ये, वैसे ही है। तो ये जो है, एक बार अगर आपने ये सारे डायग्राम याद कर रखे हैं ना बेटा, तब आप देखकर बता पाओगे कि हाँ ये इलेक्ट्रॉन लेगा कि डोनेट करेगा। अगर आपने एक बार भी याद नहीं किए, मेरे बताने के बाद 2 दिन याद रहेंगे, तीसरे दिन फिर साफ, क्योंकि आप बना के तो देखोगे नहीं, ठीक है। COOR, देखो COR के अंदर क्या है, C कार्बन डबल बॉन्ड O और OR, इस R से हमें कोई लेना देना ही नहीं है यार, ये कहानी तो यहाँ पे खत्म हो जाती है। C डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O कार्बन जब भी होगा तो ऑक्सीजन अपना एक बॉन्ड छीनेगा, जिससे कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पर पॉजिटिव है तो ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, यानी वो बेंजीन से छीनेगा। बेंजीन से छीन रहा है तो बेंजीन की मेटा पोजीशन जो है, ये मेटा पोजीशन है बेंजीन की, बेंजीन की मेटा पोजीशन एक्टिवेट हो जाएगी, सीधी बात। समझ में आ गया सबको? यस। तो बेंजीन की मेटा पोजीशन एक्टिवेट ऐसे होती है, ठीक है। फिर उसके अलावा और क्या रहेगा इसमें, COR भी हो गया, NO2 वाला मैंने सारा बता दिया, CHO होता है, इसमें भी डबल बॉन्ड होता है, SHO3 ऑलरेडी आ चुका है, COR कीटोनिक ग्रुप है, थर्ड वाला सारा हो चुका है। फोर्थ वाले में साइनाइड सबसे पहले था, CHO सेम है, और बाकी दोनों बताए जो सारे ग्रुप आ चुके हैं, सबका हम हिसाब बता चुके हैं, कौन डोनेट करता है कौन एक्सेप्ट करता है, बट इनके रेजोनेटिक साइकिल आपको खुद बनाकर चेक करने चाहिए। जब आप बनाकर एक बार देख लोगे ना, सारी उम्र भूलोगे नहीं। क्लियर है बेटा? इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, ये इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट वाले बंदे का नाम क्या आपने कहा, आपका नाम क्या बेटा? कोई नाम भी होगा ना, नाम लिखा करो यार आप लोग, है ना, वरना हमें वो नाम बोलने में, जागृति बेटा, ठीक है, वरना नाम बोलने में कई बार गड़बड़ हो जाती है कि भाई क्या बोल रहे हैं अब इस बच्चों को ना, ठीक है। अब देखो भाई, लेसानी टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट, ये मैंने ना कल ही करवाया था,
कल नहीं, उससे पिछले वाले संडे वाले टेस्ट में आया था, देख लो। अवंती के टेस्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना वो रिपीटेड होते हैं, वो मेंस में भी आते हैं यार। लेसानी टेस्ट यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ, किसका डिटेक्शन करने में काम आता है? लेसानी सॉल्यूशन बनाया जाता है, फिर उसके बाद में उसको टेस्ट करते हैं। नाइट्रोजन सल्फर एंड फॉस्फोरस, फॉस्फोरस एंड हैलोजन, नाइट्रोजन सल्फर फॉस्फोरस एंड हैलोजन, सीधा याद कर लो, आपको जरूरत ही नहीं है। ठीक है, डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन सल्फर फॉस्फोरस एंड हैलोजन, सबके डिटेक्शन में लेसानी टेस्ट यूज होता है। नाइट्रोजन सल्फर फॉस्फोरस एंड हैलोजन, फोर्थ इज द राइट आंसर। ठीक है, अदिति का सर प्लीज इस चैप्टर के बाद थर्मोडायनेमिक्स का करा देना, वन शॉट फॉर्मूला वगैरह। ठीक है विवेक बेटा, वन शॉट फॉर्मूला का ना मैंने बिटली लिंक पर भी डाल रखा, मैं आपको बिटली लिंक शेयर करता हूँ, bit.ly/ कहां पर है ये रहा, /manjwtsir। ठीक है, सारे छोटे डिजिट है, ये मैंने आपको लिंक दिया, इसके ऊपर क्लिक करो। इसमें थर्मोडायनेमिक्स देखो, थर्मोडायनेमिक्स के सबसे लास्ट वाले जो आपको लेक्चर मिलेंगे वो वन शॉट ही डाल रखा है पूरा फॉर्मूला का, वहां से थर्मोडायनेमिक्स देख सकते हो। वन शॉट करने के बाद आप डायरेक्ट फॉर्मूला रट्टा लगाओ, उसके बाद में क्या करना है, सीधा PYQ लगाओ, अभी इसका टाइम है, उसको वहां से कर सकते हो। ठीक है, वैसे आगे आपको कन्हैया सर कंटिन्यू करने वाले हैं कल से, आज उनकी तबीयत खराब थी, है ना। डज फ्लोरीन गिव दिस टेस्ट? फ्लोरीन, हैलोजेंस के अंदर फ्लोरीन हो सकता है कि फ्लोरीन थोड़ा सा ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, हो सकता है उसके लिए कोई अलग टेस्ट हो, बट आई एम नॉट क्वाइट श्योर, मुझे ये याद नहीं है कि फ्लोरीन उसमें टेस्ट देगा कि नहीं देगा। ठीक है, आप चेक कर लेना इसको, नो वरी। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट कहाँ गया, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? इनमें हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका? बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट कब होता है भाई? जो हाइड्रोजन बॉन्ड हो, है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होना चाहिए। तो बताओ जरा, इसमें पहला दे रखा आपको नॉर्मल एल्केन, इसका तो नहीं हो सकता। दूसरा दे रखा अल्कोहल, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और इसकी लंबी चेन है। फिर तीसरा दे रखा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड और अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें होता है? अल्कोहल में या एल्डिहाइड में? अल्कोहल में होता है। मोलर मास देखो, 4 कार्बन की वो चेन है, 4 का मोलर मास बराबर है। अगर मोलर मास ज्यादा हो ना, किसी का वजन ज्यादा, को भारी आदमी है, बहुत भारी, 100+ किलो का, अब वो अगर हमारे ऊपर बैठ जाए, हमारी ताकत काम करेगी? नहीं करेगी। तो जो भारी आदमी होता है उसका तो बॉइलिंग पॉइंट भारी होगा। ठीक है, तो इसलिए मोलर मास भी चेक करना कि नंबर ऑफ कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम सेम सेम से हो, है ना। एल्डिहाइड में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, एल्डिहाइड में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है भाई? नहीं, एल्डिहाइड में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता बेटा, हाइड्रोजन प्लस का हाइड्रोजन के अंदर होता है, कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन भी होनी चाहिए, तो स्लाइटली नेगेटिव और कार्बन पर स्लाइटली पॉजिटिव बनता है, हाइड्रोजन पर नहीं बनता। समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव होना चाहिए और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तो इसलिए इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। एल्डिहाइड्स डोंट कंटेन हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर ईथर है, ईथर तो वीक ही होते हैं। ठीक है, तो क्या आंसर होगा भाई, बता दो, अब तो आंसर समझ में आ जाना चाहिए। 7वें का सेकंड अल्कोहल, बस खत्म, है ना। तो देखो जनरल नॉलेज से ये आंसर सीधा दिया जा सकता है कि ये लो भाई, इन दोनों का मोलर मास बराबर है। मोलर मास का ध्यान रखना, इसमें भी 4 कार्बन है, इसके अंदर कितने हैं? 2 और 2 4, सब में 4 कार्बन है। मोलर मास के मामले में लगभग सभी बराबर है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा तो चलता है ना। जैसे रेसलर्स होते हैं ना, 55 किलो, अंडर 50 से 55 अगर आपका वेट है तो 50 से 55 की कैटेगरी में आप लड़ोगे। अगर आपका 50 से कम वेट है तो आप 45 से 50 वाली कैटेगरी में लड़ोगे। यानी कि जब फाइट होती है, हम एथलीट्स की फाइट करवाते हैं, तो वो लोग भी वजन देखकर फाइट करते हैं। बंदे में वजन, एक का वजन 100 किलो है, दूसरे का वजन 50 किलो है, कहता है इनमें फाइट करवा दो। वो 100 किलो वाले ने अगर उसको पकड़ लिया ना, तो उसको हिला नहीं सकेगा। वो 50 किलो वाला, वो तो जोर ही लगाता रह जाएगा, है ना। ईथर और एस्टर्स क्या सेम होता है या अलग होता है? देखो भाई, ईथर में ROR बॉन्ड होता है और एस्टर में C डबल बॉन्ड OOR होता है। अगर मोलर मास सेम है तो एस्टर्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि में स्लाइटली पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ईथर। ठीक है, क्लियर है रोहित बेटा? यस। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट, एक एक क्वेश्चन की सारी कंप्लीट, हर एक चीज की अगर आपको सारी कंप्लीट थ्योरी आ गई ना, थ्योरी हर क्वेश्चन की, और याद हो गई, चारों ऑप्शंस, क्वेश्चन भी याद हो गया,
थ्योरी भी याद हो गई, कंटेंट जो भी उसका कॉन्सेप्ट था, और ऑप्शंस भी आपको पता है कि किसमें क्या वर्क करता है, तो समझ लो आपका सारा का सारा लेसन रिवाइज तो हो रहा है। इसलिए क्वेश्चन को कंप्लीट करने में हो सकता है पहली बार टाइम लगे, लेकिन डिटेल में अगर आप कंप्लीट करते हैं तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, फंक्शनल ग्रुप दैट शो द नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। अब नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है पहले तो ये जान लो, है ना, उसके बाद में मैं अब यहाँ पे वो थ्योरी करवा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जनरली बच्चे जब क्वेश्चन करने लगते हैं तो उन्हें ये थ्योरेटिकल पार्ट समझ में नहीं आता। तो देखो भाई, यहाँ पर कोई ग्रुप है, अगर वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है, ग्रुप कौन होता है पता है? अपने आप को ग्रुप समझिए, बाहरी तत्व जो बाहर से जुड़ा है, बाहरी तत्व, है ना। हम लोग हैं एक्सटर्नल एजेंसी, क्योंकि ये तो एटम्स तो इंटरनल ही है। तो बेंजीन को कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है, किसी को दान देना पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? बताओ, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है किसी से दान देना? पॉजिटिव। तो दान देना पॉजिटिव, नेगेटिव। बाहरी एनर्जी जो है वो अगर बेंजीन को दान दे रहा है, मैं किसी को कुछ डोनेट कर रहा हूँ, ग्रुप हम हैं, बस इतना याद रख लो, वी आर द ग्रुप। हम अगर किसी को कुछ दे रहे हैं, उसकी हेल्प कर रहे हैं, तो वो पॉजिटिव होता है। तो बेंजीन को अगर कोई ग्रुप दे रहा है तो ये पॉजिटिव आर ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन बेंजीन पर आएगा नेगेटिव, याद रखना। इसका उल्टा हो जाए, अगर बेंजीन किसी ग्रुप को दे रही है तो बेंजीन पर पॉजिटिव बनेगा तो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इसने नेगेटिव पूछा है तो अब हम नेगेटिव ही बनाएंगे, सीधी सी बात है ना। यहाँ नेगेटिव बनाते हैं, यानी बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रॉन इसको दे रही है, ठीक है, जिससे बेंजीन पर बनेगा पॉजिटिव चार्ज, जिस इस और इसको बोलेंगे नेगेटिव रेजोनेंस। क्लियर है भाई? समझ में आ गया? अब मैंने ये सारे ग्रुप करवाए थे, अभी अभी करवाए थे। इसमें इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन सा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला कौन सा? देखो NH2 है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, बेंजीन तो लेने के लिए तैयार बैठा है। OH है, ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर होते हैं, वो भी दे देगा इलेक्ट्रॉन। OR है, OR ईथर वाला ग्रुप है, बेंजीन के ऊपर OR लगा तो वहां भी ऑक्सीजन 2 लोन पेयर है, वो भी दे सकता है। COOH ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा बेंजीन से। ये ग्रुप लालची है, ये दान देना नहीं चाहता, इसीलिए ये ग्रुप क्या होगा, नेगेटिव एनर्जी से भर जाएगा। यस, अब बताओ आंसर क्या? थर्ड सी इज द राइट आंसर, है ना भाई? सबको समझ में आ रहा है? ये बाकी के बच्चे बोल क्यों नहीं रहे हैं? बोला करो यार, कुछ तो बोलो, मुझे रिस्पॉन्स दो हल्का फुल्का। समझ में आ रहा, बहुत बढ़िया बात है। नहीं समझ में आ रहा तो बोलो सर हमें तो डिटेल चाहिए इसकी, मैं वो करवा दूंगा, क्या दिक्कत है? ठीक है, और बोलो। ठीक है, चलिए भाई, तो सी राइट आंसर होगा, ये समझ में आ गया। देखो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया, पिछले क्वेश्चन में वो कॉन्सेप्ट आ गया था, इस क्वेश्चन में बस थोड़ा सा उसको फर्निश किया, 2 बार रिवाइज हो गया, याद हो गया, आंसर याद हो गया, इसको बना के देख लो, समझ लो एक कॉन्सेप्ट आ गया। और ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो हम आसानी से कर देंगे, सिंपल है ना। तो 2 नंबर 4 नंबर की जितने भी नंबर का क्वेश्चन होगा हम इजीली कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट देखो, फिर से फॉलोइंग कैजाल्ड मेथड फिर से आ गया, देख लो। 1 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड रिलीज्ड अमोनिया that neutralize 100 ml of MH2SO4 2 molarity, ये 2M अलग है, H2SO4, the percent of the nitrogen in the compound is। यही वो क्वेश्चन था जो मैंने आपको प्रीवियस पेपर में करवाया था, ठीक है, कि जाल्ड मेथड से, कि H2SO4 है, अमोनिया एब्जॉर्ब करता है और उसकी मोलैरिटी दे रखी है ना, वो 10 ml हमारे पास वो था, वो न्यूट्रलाइज कर देता है उसको, ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है, तो नाइट्रोजन कितने % होगा, यही क्वेश्चन डिट्टो अब मैं आपको करवाने वाला हूँ। अब बताओ, ये जीओसी का क्वेश्चन है, किस चीज का क्वेश्चन मानेंगे आप इसे? ये भी तो क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन एस्टिमेशन, यानी कि ऑर्गेनिक एनालिटिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसको भी जीओसी में डाल रखा है, समझ में आया? इसलिए जीओसी के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा आ जाते हैं, तो 1-2 होते हैं, लेकिन ये थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ यहाँ से, अब आपको कैजाल्ड मेथड फिर से आ जाएगा। मेरा इंटरनेट पे जब ने कहा देखो कैसे करना है, जब वीडियो ऑफ हो गई, जब आपने समझ आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, तब वीडियो विवेक का इंटरनेट विवेक को धोखा दे रहा है। ये सही है यार, अब इसका इलाज तो नहीं है हमारे पास, ऐसा होता है बेटा। इस चीज का मतलब पता क्या है, इसको पॉजिटिव लिया करो, हमारे खिलाफ सारा यूनिवर्स है, इसको बोलते हैं मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, फिजिक्स में पढ़ा है। कुछ भी अच्छा करने लगोगे ना तो आपको रोका जाएगा, इंटरनेट भी रोकेगा, भगवान भी रोकेगा, आपका एनवायरनमेंट भी रोकेगा, लाइट चली जाएगी, खुजली हो जाएगी, है ना, पंखा नहीं चलेगा, पंखा खराब हो जाएगा, ऐसा होता है। इसका मतलब हम वो काम कर रहे हैं
जिसमें हमें कुछ फायदा होने वाला है और लीग से हटकर है वो काम, तो उसमें कोशिशें ज्यादा करनी चाहिए। कोई बात नहीं, इंटरनेट चला गया तो वीडियो तो रिकॉर्ड होगा, डेफिनेटली वीडियो देख लेना। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ, ध्यान से इस क्वेश्चन को करना, मजा आ जाएगा वो क्वेश्चन करके। क्या बोल रहा हूँ, 1 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको बाद में देखेंगे 1 ग्राम को। ठीक है, वो कह रहा है अमोनिया निकालता है उसमें से। ठीक है, दैट न्यूट्रलाइज 10 ml ऑफ 2 मोलैरिटी का H2SO4। तो आपके पास H2SO4 कितनी मोलैरिटी का है? अब आप ना नोटबुक निकाल लो सारे बच्चे, और नोटबुक और पेन वैसे तो हमेशा होनी चाहिए, बट ये क्वेश्चन स्पेशली बोल रहा हूँ। ठीक है, तो देखो भाई 2 मोलैरिटी का H2SO4 है। अब इसका मतलब क्या होता है, H2SO4 की मोलैरिटी दे रखी है आप 2 मोलैरिटी, 2 मोल पर लीटर। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 लीटर, मतलब कि 1000 ml में H2SO4 कितना है, 2 मोल है। ठीक है, तो अब उसने हमें तो 10 ही ml दिया था जो न्यूट्रलाइज करता है अमोनिया को, तो 10 ml में कितना होगा, 1 में कितना होगा, 2/1000, और 10 में कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 10। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी, क्या बचा 2 और नीचे 100, तो इसको लिख सकते हैं 0.02 मोल। इतने मोल आपके पास H2SO4 है। 10 ml का मतलब है कि 0.02 मोल H2SO4। यस, ये क्लियर हुआ सबको यहां तक? उसने यस सर। H2SO4 इतना दे रखा है। ठीक है, अब इतना H2SO4 दिया उसने और कहता है कि इतने मोल H2SO4 ने अमोनिया को पूरा न्यूट्रल कर दिया, पूरा न्यूट्रल। तो अमोनिया कितने मोल होना चाहिए? 1 मोल H2SO4 2 मोल अमोनिया को न्यूट्रल कर सकता है, पता है? क्योंकि H2SO4 2 H पॉजिटिव आयन छोड़ता है, और अमोनिया तो एक ही है, उसके पास लोन पेयर है जो डोनेट करता हो, पता है? 1 मोल H2SO4 2 मोल अमोनिया को न्यूट्रल कर सकता है, तो 0.02 मोल H2SO4 कितने मोल अमोनिया को न्यूट्रलाइज करेगा? इसका डबल। या नॉर्मेलिटी निकाल लो, मैं नॉर्मेलिटी की डिस्कशन नहीं करना चाहता हूँ, इक्विवेलेंट वेट का डिस्कशन नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वो आपको फिर मुश्किल लगेगा, लंबा हो जाएगा क्वेश्चन आपके लिए। है वो आसान तरीका है, लेकिन एक बार तो आपको डिटेल में जाना पड़ता है, उसके 5-7 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, 1-1.5 घंटा लगाना पड़ता है ना। तो सीधा सीधा है। ठीक है भाई, हाँ ठीक है, 0.4 मोल आ जाएगा, है ना। तो यहाँ अब आप देख सकते हैं, तो वो 0.4 मोल आएगा। ठीक है, तो जागृति ने आंसर दिया 0.4 मोल, दैट्स इट, है ना। चलो अब बताते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे हम, देखो यहाँ पर 1 मोल H2SO4 न्यूट्रलाइज, आप ये लिख सकते हो, न्यूट्रलाइज्ड इक्वल कितना अमोनिया न्यूट्रलाइज करता है वो, 2 मोल अमोनिया, 2 मोल NH3 को, तो 0.02 मोल कितने को करेगा, डबल हो जाएगा वो, है ना। 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 0.02 इक्वल आ जाएगा 0.04 मोल। इसका मतलब मेरे पास अमोनिया कितना था, NH3 है भाई। अगर जहां पर अगर आपको 2 लगे, बाय मिस्टेक 2 लिखा जा सकता है, NH2 में ऑर्गेनिक में लिखने की आदत है ना। तो ये NH3 याद रख लेना, क्लियर है बेटा। तो मुझे पता लग गया अमोनिया जो रिलीज हुआ था वो कितने मोल था, 0.04। यस, यहां तक क्वेश्चन समझ में आया? ये केजार्ड मेथड में कॉपर सल्फेट यूज होता है यस सर। एज ए कैटलिस्ट, ये वही है। तो यानी कि अमोनिया रिलीज कितना हुआ मेरे को पता लगा। वो बोल रहा है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड। अमोनिया में नाइट्रोजन कितना होता है, एक एटम होता है NH3 में। अब जरा यहाँ देख लो, यहाँ देखना NH3 के अंदर, NH3 मोलर मास इसका कितना होता है, 17 ग्राम, 1 मोल के इक्वल होता है, इक्वल 17 ग्राम। ठीक है, तो देखो 17 ग्राम में 17 ग्राम NH3 इक्वल होता है 1 मोल, और उसके अंदर कंटेन्स नाइट्रोजन इक्वल 14 ग्राम। 14 ग्राम नाइट्रोजन है, 3 ग्राम हाइड्रोजन है, 14 प्लस 3, 3 हाइड्रोजन 3 ग्राम मोलर मास। यस, इतने ग्राम पर मोल, यानी 1 मोल अमोनिया के अंदर, 1 मोल अमोनिया में 14 ग्राम क्या होता है, 14 ग्राम नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन मेरे पास कितने मोल है, 0.04 में निकाल सकता हूं, 0.04 मोल ऑफ अमोनिया कंटेन हाउ मच, 14 मल्टीप्लाई में 0.04 ग्राम, इतने ग्राम होगा नाइट्रोजन। यस,
14 दूना 28, 14 चौके 56 होता है, तो 0.56 ग्राम, है ना। तो यानी कि इतने ग्राम मेरे पास नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन का आ गया, इतने मोल में कितने ग्राम नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन मुझे पता लग गया। अब जरा यहां देख लो भाई, 1 ग्राम तो कंपाउंड था ऑर्गेनिक, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मैंने उसके मोल निकाल लिए, इतने मोल अमोनिया है और अमोनिया इतने मोल है, तो नाइट्रोजन इतने ग्राम है। तो भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन की परसेंटेज कैसे निकलेगी, गिवन मास ऑफ नाइट्रोजन 56 ग्राम डिवाइड बाय टोटल मास 1 ग्राम, ये 0.56 है, 56 नहीं है, मल्टीप्लाई में 100। हाँ भाई समझ में आया? यस सर। कितना आ गया? 56%। 56। बस हो गया आंसर। तो यहां आएगा 56%। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन? यस सर। बाकी के बच्चे भाई और भी बोल दो, कोई किसी को बोलना है तो। यस ठीक आ है, गया सर। आ गया ना। देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से कराया मैंने, 10th के बच्चे भी इसको समझ सकते हैं यार। ठीक है, मैं इसके इक्विवेलेंट वेट वाले चक्कर में गया ही नहीं। इक्विवेलेंट वेट में क्या करते हैं पता है? नॉर्मेलिटी में यही सिखाते हैं कि H2SO4 ना 2H छोड़ता है, तो इसलिए ये डबल को न्यूट्रलाइज करेगा, बस यही चीज सिखाते हैं, उसको फॉर्मुलेट कर देते हैं, वही नॉर्मेलिटी है, और कोई फर्क नहीं है नॉर्मेलिटी और इसमें। ये सबसे सिंपल बेसिक मेथड है और इससे आसानी से समझ में भी आता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी नॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट एडवांस लेवल पर समझना जरूरी होता है, क्योंकि वहां ये सब करने लग गए तो लंबा टाइम लगता है, और नॉर्मेलिटी वाले में वो आसानी से हो जाता है। इतना सा फर्क है। एक बार जूम आउट कर दो प्लीज, जूम आउट। अरे वो पूरी पीडीएफ आएगी आपके पास बेटा, ये लो। ठीक है, ये लो, आ गया जूम आउट। ठीक है, जागृति बेटा, क्लियर है? नेक्स्ट चलें? यस सर। ठीक है, चलिए भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन जब आप सोल्व करोगे घर पे बैठ के, तो आपको पता है ये क्वेश्चन दिमाग भी खाएगा और टाइम भी खाएगा। ऐसे ऐसे कई सारे क्वेश्चन कर लोगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, एक क्वेश्चन से तो नहीं बनने वाला, कैजाल्ड मेथड वाला। ठीक है, इसी क्वेश्चन को 5-6 बार कर लो यार, इसी क्वेश्चन को 5-6 बार कर लो, तब भी स्पीड बढ़ जाएगी। आपको लगेगा एक ही क्वेश्चन में 2 बार क्यों करूं, करके देखना, बहुत मजा आएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन उसके बावजूद अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन दिमाग खाएगा, टाइम खाएगा, इसको छोड़ दो। जो ऑन द स्पॉट सीधा शक्ल देख के क्वेश्चन होते हैं उनको करो, है ना। तो नीचे वाला क्वेश्चन देखो अब जरा, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, हाईएस्ट इनऑल कंटेंट विल बी शोन बाय। इन ऑल कंटेंट कौन दिखाएगा? इन ऑल कंटेंट क्या होता है? यहाँ पर जो H लगा हुआ है, ठीक है, वो H इसके साथ जुड़ जाए, ये यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा। मतलब ये सीधी सी बात है, यहाँ जो H लगे होते हैं ना, ये तो क्या है, कीटो फॉर्म है, कीटोन ग्रुप है ना। तो इनोल का मतलब क्या है? इनोल का मतलब है कि ये हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ जुड़ जाए, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर चला जाएगा। मतलब यहाँ पर हम डबल बॉन्ड बना देंगे, ये बन जाएगा सिंगल बॉन्ड, और H जो है इसके साथ जुड़ जाएगा, ये वाला बॉन्ड H के साथ। क्या बन गया ये? इनोल फॉर्म। यस, एक बन गया डबल बॉन्ड, है ना। ये वाला H अब यहाँ नहीं रहा, वो वहां ऑक्सीजन के साथ चला गया, तो एक बन गया डबल बॉन्ड। तो ये वाला मैं काट देता हूँ फिर से, है ना। तो यहाँ जो H था उसने अपना बॉन्ड जो है वो यहाँ छोड़ दिया, इसलिए वो डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो इस H का बॉन्ड जो था वो टूट गया यहाँ से। तो अब ये जो डबल बॉन्ड था ऑक्सीजन के साथ में, ये डबल बॉन्ड यहाँ से इधर आ जाता है, इस H और ऑक्सीजन के बीच में, तो इसके साथ बन गया। सीधी सी बात है, इस H को ही गायब कर देते हैं, ये यहाँ लग गया, यहाँ वाला H यहाँ लग गया, और ये डबल बॉन्ड इसके साथ चला गया, और इसका जो इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ आ गया। तो इस तरह से OH ये क्या बना? ओल, और डबल बॉन्ड इन ओल फॉर्म बन गया। क्लियर है भाई? यस सर। कीटो इनोल ट्यूटामेरिज्म, यहां से ये भी आप सीख जाएंगे, कीटो इनोल ट्यूटामेरिज्म। ठीक है, अब बात इसने क्या पूछा कि कौन सा ज्यादा बनेगा। ठीक है, तो बना के देखो, सीधी सी बात है, कौन सा बन रहा है वो बना के देखो। इसका भी मैं यहां से तोड़ देता हूं, और इस हाइड्रोजन को उड़ा रहा हूं मैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दूंगा, यहाँ H लग जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन गया, अपने आप चला गया, डबल बॉन्ड बन गया, तो है ना। तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ये बन रहा है। ठीक है, ये तो बन गया इसका इनोल फॉर्म। इसका बनाए तो यहां से एक H चला गया, तो ये H चला गया इसके पास, ये डबल बॉन्ड यहाँ से खत्म हो गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ बन गया। ठीक है, बना के देखना। फिर उसके बाद में यहाँ वाला H, अब आप कहें एक और H इसका ही उड़ा दूं, भाई इसका एक और H उड़ा रहे हो, डबल बॉन्ड वाले कार्बन का, डबल बॉन्ड वाले कार्बन का H उड़ाने में ज्यादा जोर लगता है, क्योंकि वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, याद रख लेना। sp2 हाइब्रिडाइज्ड में S कैरेक्टर ज्यादा है,
sp3 वाला उड़ाइए आप, तो यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट सीखने को मिल जाएगा कि sp3 वाला अगर उड़ा रहे हैं तो वो जल्दी उड़ जाता है। तो sp3 ये वाला हाइड्रोजन उड़ाएंगे, ये वाला हाइड्रोजन किसके साथ लगेगा, इसके साथ लग जाए, ये OH बन गया, इसका डबल बॉन्ड यहाँ से उड़ा के वो यहाँ लगेगा, बस ठीक है। नेक्स्ट वाले में ये वाला हाइड्रोजन उड़ाएंगे, ये वाला नहीं उड़ा सकते क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड बन चुका है, ठीक है। तो ये वाला हाइड्रोजन उड़ाएंगे तो इधर बनेगा डबल बॉन्ड, ये टूट गया और ये बन गया H। अब बताओ जरा ये क्या बना, ध्यान से देखो, बेंजीन नहीं बन गया ये बेंजीन बन रहा है और इस बेंजीन में OH लगा हुआ है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर OH है, यहाँ OH है, ये यही तो है, isn't it? इसका मतलब ये वाला जो कंपाउंड है सेकंड वाला, ये क्या कर रहा है, ये एरोमेटिक हो जाता है, नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक हो गया। पहले तो एरोमेटिक नहीं था, पहले तो साइक्लोहेक्सेन था, 3 OH लगे हुए थे, अभी एरोमेटिक बन गया। अगर इसकी इनोल फॉर्म एरोमेटिक, सारे इनोल 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 3 इनोल बनेंगे, ऊपर वाले में 2 इनोल बनेंगे, तो ऊपर वाला तो एरोमेटिक नहीं बनता, लेकिन बेंजीन हमें पता है एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो भाई एरोमेटिक स्टेबल होगा, नॉन एरोमेटिक नहीं होगा, तो इसकी इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी। यस, समझ में आ गया। और इसके बाद इसके 2 ऑप्शन और होने चाहिए, ये लो 2 ऑप्शन और हैं, ये रहे। अब यहां से भी डबल बॉन्ड यहां लगा दो और इसको तोड़ दो और ये H लग गया, फिर यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लगा दो और यहाँ पर भी एक H लग गया, ठीक है। ये भी एरोमेटिक नहीं बनेगा। और इसमें तो इधर तो H है ही नहीं, सिर्फ इसके पास H है, यानी यहाँ डबल बॉन्ड बन सकता है, ये OH लग सकता है, और यहाँ डबल बॉन्ड बन सकता है और ये OH लग सकता है। इसे सीधा याद रखने का भी तरीका है, डबल बॉन्ड हुआ है ना, उसके साथ वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना दो और उसका हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन अपने आप उड़ जाएगा और उसके साथ डबल बॉन्ड लगा दो, ये डबल बॉन्ड सीधा यहाँ शिफ्ट कर दो बस, और इसके साथ H लग जाएगा। तो ये भी एरोमेटिक नहीं है, ना थर्ड है ना फोर्थ है, कोई एरोमेटिक नहीं बन रहा है। समझ में आ रहा है सबको? सिर्फ ये वाला एरोमेटिक बन रहा है, तो राइट ऑप्शन इज सेकंड वाला, एरोमेटिक। बना के देखो, बस खत्म, एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होते हैं, बात ही खत्म है। आसान क्वेश्चन था, वैसे तो शक्ल देख के बना सकते थे, अगर आपको बनाना आता तो 1 मिनट नहीं लगता इसमें, तो 1 मिनट में क्वेश्चन हो सकता था। लेकिन वो जो कैजाल्ड मेथड वाला था उसमें तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वो 1 मिनट का क्वेश्चन नहीं होता, भले आपको आता हो। तो डिफरेंस यानी कि अब हमें समझ में आ गया कि ये वाला क्वेश्चन आसानी से हो सकता था, पहले इसे करना है, करने पर ही समझ आएगा कि कौन सा ज्यादा टाइम लगाता है। मैं आपके पास नहीं बैठूंगा पेपर में कि मैं बोलूंगा ये छोड़ दे बेटा ये वाला कर, ये छोड़ दे बेटा ये वाला कर, आपको सेलेक्ट करना होगा। कैसे? बार बार बड़े क्वेश्चंस भी कीजिए, छोड़ना नहीं है उसको। अभी तो कर सकते हैं ना, अभी तो टाइम है, अभी करो। पेपर में नहीं करेंगे, पेपर में पता लग जाएगा, हमने पहले किया है तो इसलिए हमें पता है कि यही वाला है। एक डायलॉग सुनाता हूँ आपको। एक शायर होता है, किसी महफिल में चला जाता है ना, और वो बोलता है कि मैं चोरी नहीं की थी, मैं चोरी नहीं की थी, मेरा ना लगदा है। कि मैंने चोरी नहीं की, मेरा नाम लग रहा है। तो नीचे से उठ के एक आदमी बोलता है, तूने पहले बहुत करी हैं, ए ता लगदा है। तूने पहले बहुत कर रखी इसलिए तेरा नाम लगाया जा रहा है। तो जब आपने पहले बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे ना, तब आपको समझ आएगा कि भाई ये वाला क्वेश्चन छोटा है, ये वाला बड़ा है, इसको करना है, इसको नहीं करना है। समझ गए? तो यहाँ पर तो क्वेश्चन करना है, ठीक है। फिर सब बोलेंगे कि इसको आता है, तो वो कई बार बोलते हैं यार मेरे को भी नहीं आता, पर टीचर को क्यों यकीन है कि मुझे आता है? क्योंकि आपने पहले बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके, इसलिए टीचर को पता है कि यार ये कर सकता है, भले आप ना कर पाओ। दैट्स द डिफरेंस। समझ गए बेटा? तो ये वैसा ही है। वाह, मुस्कान बोल सर रही है इनॉल वाह। फॉर्मेशन में रिएजेंट क्या लगेगा? क्या बेटा? इसमें रिएजेंट लगता है सर? अरे ट्यूटामेरिज्म में कोई रिएजेंट नहीं है, ट्यूटामेरिज्म तो अपने आप होता है ना, एक ही मॉलिक्यूल आपस में बदलता रहता है। ओके सर। है ना? हाँ, ट्यूटामेरिज्म में रिएजेंट नहीं लगता। मुस्कान बोल रही है वाह वाह, मुशायरा चल रहा है, क्या बात है। इरशाद रोहित। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, थोड़ा आपका एंटरटेनमेंट हो जाए, बोर हो रहे हो गया ना आप लोग, तो चुटकुले सुनाते नहीं हो, मेरे को सुनाने पड़ते हैं। देख लो यहाँ पर ये काम हो गया, है ना। पहले हमारे टाइम में ना टीचर थप्पड़ मारा करते थे जो पढ़ता नहीं था कान पे। अभी टीचर्स को ना मूड बनाने के लिए चुटकुले सुनाने पड़ रहे हैं। देखो कलयुग, घोर कलयुग। अब बच्चों को मनाना पड़ता है। पहले हम, मतलब हमारी पीढ़ी ऐसी थी जो पिटाई करती थी, हमारा तो सत्यानाश यार। हम जब टीचर बने तब नहीं मार सकते बच्चों को, है ना। जब स्टूडेंट थे तो मार खाते थे, तो टीचर को कुछ नहीं कह सकते थे कि सर हमारा मूड नहीं है, मतलब ही नहीं है। हमारे साथ तो किस्मत ने धोखा कर दिया ना। चलो
आगे बढ़ते हैं जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईली एसिडिक हाइड्रोजन, हाईली एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा रखता है? एसिडिटी हाइड्रोजन की कैसे पता लगेगी? तो भाई जिस कार्बन पर देखो ये कार्बन डबल बॉन्ड हुआ है, ये गया इधर और कार्बन पर बना पॉजिटिव, कार्बन इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन छीनेगा, ये इधर से छीन रहा है, तो ये हाइड्रोजन, ये कार्बन हाइड्रोजन से छीनेगा, मान लो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये छीनेगा, तो ये एसिडिक हो गया। समझ में आया एसिडिक कैसे बना? Yes, sir. क्लियर? ठीक है, तो यानी कि अब हम कह सकते हैं ये वाले तीनों कार्बन, ये तीनों हाइड्रोजन एसिडिक है, बिल्कुल है। फिर सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये CH2 है ना, 2 बॉन्ड तो कार्बन से हो गए, तो ये दोनों भी क्या है? एसिडिक है, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हमने 3 ये और 2 ये एसिडिक ढूंढ लिए, ठीक है। बीच में कोई है नहीं है, ये वाले पर कोई असर नहीं जाता, ये एसिडिक नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट वाले मॉलिक्यूल में देखते हैं, सी डबल बॉन्ड हो है, ये तीनों हाइड्रोजन एसिडिक है, बिल्कुल है। ये दोनों है क्योंकि ये इसके साथ आ रहे हैं, ये दोनों भी हैं, इधर वाले भी इधर वाले भी। ये सी डबल बॉन्ड है, ये तीनों है और ये दोनों है, बिल्कुल ये तो सारे ही एसिडिक हो गए, लेकिन ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा वो भी देखेंगे। फिर उसके बाद ये देखो सी डबल बॉन्ड हो, यहां पर CH2 लगा हुआ है, तो ये दोनों हाइड्रोजन क्या है? एसिडिक है, क्योंकि इसके पास आ रहे हैं, ये बॉन्ड दूर दिखा रहा है, याद रखना ये वाला हाइड्रोजन यहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट करके H पोस्टमैन डोनेट कर सकता है, ठीक है। फर्दर ये वाले दोनों भी, अब ये तो सेम एसिडिटी इनकी सेम है, इनकी एसिडिटी और इन दोनों की और इन दोनों की एसिडिटी सेम है, यहाँ पर इन दोनों की और इन दोनों की सेम है, इन तीनों की और इन तीनों की सेम है, ठीक है। फर्दर ऑन इन दोनों की इस तरफ वाले इन दोनों के बराबर होनी चाहिए और इनका भी। अब आगे देखते हैं, ये तो लगभग बराबर से सारे दिख रहे हैं, है ना। अब आगे देखो, अब है असली, ये रहा हमारा आंसर, सी डबल बॉन्ड ओ, ये दोनों हाइड्रोजन इसकी वजह से एसिडिक है और ये तीनों भी हैं, बिल्कुल सही है। अब सी डबल बॉन्ड ओ, ये दोनों हाइड्रोजन इसकी इस डबल बॉन्ड ओ की वजह से है, क्योंकि नेक्स्ट कार्बन ये है, और ये दोनों हाइड्रोजन फिर से इस डबल बॉन्ड ओ की वजह से 2 बार एसिडिटी है, क्योंकि ये सी डबल बॉन्ड ओ इनसे भी ले सकता है हाइड्रोजन, है ना, इनको भी एसिडिक बना रहा है और ये वाला भी बना रहा है, तो यही सबसे ज्यादा एसिडिक होना चाहिए। 4th इज द राइट ऑप्शन। यस, समझ में आ रहा है? बाकियों में तो सब Yes, बराबर sir. नजर आ रहे थे। हाँ भाई, सर क्लियर है 2 सबको? बार लेने वाली चीज एक बार फिर से बताना। सॉरी बेटा, क्या कह रहे हो, दोबारा बोलना। सर मिडल वाले हाइड्रोजन को 2 बार क्यों ले रहे हैं? हाँ ठीक है, देखो यहाँ बना के दिखा देता हूँ, ये CH2 लगा हुआ है, इस कार्बन के पास में सी डबल बॉन्ड ओ है और इधर इसी के साथ एक और कार्बन है, इसके साथ भी सी डबल बॉन्ड ओ है, तो ये डबल बॉन्ड ओ जब भी छीनेगा तो कार्बन पे बनेगा पॉजिटिव, ये कार्बन इस कार्बन से छीनेगा और ये कार्बन हाइड्रोजन से छीनेगा, एक तरफ से तो लग गया। इधर भी डबल बॉन्ड हो है, ये भी जब बॉन्ड छीनेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनेगा, तो ये इस कार्बन से छीनेगा और ये कार्बन दोबारा हाइड्रोजन से छीनेगा, ये कार्बन दोनों के बीच में है और दोनों तरफ इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ रहे हैं, इसलिए इन हाइड्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू अदर। अगर मैं इस वाले को देखता हूँ, देखो इतने वाले हिस्से को देखो, सिर्फ इतने वाला हिस्सा, इस हिस्से में ये सी डबल बॉन्ड हो इस CH2 से ले रहा है, ठीक है, इस CH2 को किसी और कार्बन को नहीं देने भाई, लेकिन ये वाला CH2 तो दोनों सी डबल बॉन्ड ओ को दे रहा है, इसीलिए इसके हाइड्रोजन के पास में तो काफी कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे, काफी कम मतलब वो होंगे इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से ये ज्यादा एसिडिक हो गया, इस H का हवा में मतलब सॉल्यूशन के अंदर घुल जाना ज्यादा प्रोबेबल है एज कंपेयर टू अदर्स। क्लियर है? एसिडिक Yes, sir. हाइड्रोजन अच्छे से इसको याद रखना, ये ना जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म करते हो, रिएक्शन नेम रिएक्शंस करते हो, तो हम बोलते हैं कि एसिडिक हाइड्रोजन, मान लो मैंने बेस लगा दिया, अब मैं आपको इसका यूज बताता हूँ जीओसी का, है ना। मान लो मैंने यहाँ पे बेस लगा दिया CH3 और CH2 और O नेगेटिव, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, अल्कोहल है ना, अल्कोहल का H उड़ा दिया मैंने, H गया, कोई ले गया, बना क्या, इथॉक्साइड आयन बन गया, इथॉक्साइड आयन बोलते हैं इसे, ठीक है, इथेन से इथ, ऑक्सीजन लगा, ऑक्साइड, इथॉक्साइड आयन, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ये बेस लगा दिया, बताओ वो कौन सा हाइड्रोजन लेके जाएगा जो एसिडिक होगा, H पॉजिटिव आयन जो अच्छे से आसानी से डोनेट कर दे, तो कौन करेगा, सबसे बीच वाला सबसे ज्यादा जल्दी करेगा, यानी इस पे अटैक करना इसके लिए आसान है, बाकी भी कर सकते हैं, अगर बीच वाला ना हो तो, ये नहीं है, सपोज दैट ये है ही नहीं, तो क्या करें, तो ये वाला हाइड्रोजन भी लेके जा सकता है कॉर्नर से, ये वाला भी लेके जा सकता है, बिल्कुल दोनों की प्रोबेबिलिटी लगभग बराबर है, लेकिन अगर बीच वाला है तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी यही है कि ये इसके ऊपर अटैक करे, ये यूज होता है, यानी कि जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म करवाते हैं हम बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन चला गया, ठीक है, बेस ने अटैक कर दिया, H लेके जाएगा, कौन सा H लेके जाएगा, जो ज्यादा एसिडिक होगा वो लेके जाएगा, यहाँ पर वो समझ में आता है। क्लियर है बेटा?
यस सर। तो यानी जीओसी यहाँ काम आती है, इसलिए जीओसी बहुत डिटेल में आपको आनी ही चाहिए। तो ये वाले सारे क्वेश्चन कर लो, प्लस 2023 के जीओसी वाली वही फाइल जो मैंने आपको बोला, वहां से फाइल डाउनलोड करो, सारे क्वेश्चन कर दो, बात ही खत्म। जीओसी 100% आ जाएगी। जीओसी करने के बाद आपको मैकेनिज्म बड़े आसान लगेंगे, है ना। नेम रिएक्शन और मैकेनिज्म याद ही करने पड़ेंगे, होने वाले नहीं है वो अपने आप, बट आसान लगेंगे। इट इज इजी प्रोसेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है। तो देखो, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ OH ग्रुप इन द फॉलोइंग कंपाउंड। OH ग्रुप की एसिडिटी, OH ग्रुप एसिडिक कैसे होता है, पहले तो मेरे को ये बताओ। देखो जरा, ये आपको पता होना चाहिए। बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग होती है, हमें पता है। यहां पर मान लो OH लगा हुआ है, तो ऑक्सीजन अपने 2 लोन पेयर होते हैं, एक लोन पेयर ऑक्सीजन डोनेट करेगा, जिसमें फिर बेंजीन के ऊपर यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, सर्कल घूमने लग जाएगा। अब अगर बेंजीन को, अब देखो जरा, बेंजीन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर, बेंजीन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, जिससे यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड टूट गया, ठीक है। और यहाँ पर डबल बॉन्ड O बन गया और ऑक्सीजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये समझ में आया? ये स्टेप रिवर्सिबल भी होता है। अब ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन से लोन पेयर वापस लेगी, एक ही लोन पेयर बचा है इसके पास में, दूसरा लोन पेयर हाइड्रोजन से ले लेती है, जिसकी वजह से क्या बनेगा, फिन ऑक्साइड आयन बोलते हैं इसे। फिनोल से फिन बन गया, ऑक्सीजन लगा हुआ है, फिन ऑक्साइड आयन। तो यहाँ ये बनेगा, ये नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे डेफिनेटली, ठीक है। और इसके साथ डबल बॉन्ड O बनेगा, ये डबल बॉन्ड O है, और साथ में इस ऑक्सीजन के दोनों लोन पेयर तो हो गए पूरे, प्लस में H पॉजिटिव आयन फ्री हो जाएगा। मतलब अब यहाँ ध्यान देना, H पॉजिटिव आयन फ्री हो रहा है कब, जब बेंजीन को कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ऑक्सीजन बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ऑक्सीजन फिर अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से लेगा, जिससे हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन फ्री हो जाएगा। अगर बेंजीन स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन छीन रही है ऑक्सीजन से, तो वो जल्दी H पॉजिटिव आयन डोनेट करेगी, जल्दी डोनेट करेगी। इसका मतलब जल्दी डोनेट कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो जल्दी H पॉजिटिव आयन डोनेट करी, तो ज्यादा एसिडिक है। अगर कोई बेंजीन को पहले से इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, मान लो मैं यहाँ पे एक ग्रुप लगा देता हूँ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो बेंजीन इससे क्यों लेगा यार, ज्यादा इलेक्ट्रॉन थोड़ा चाहिए, 2 ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है मैक्सिमम, एक ही नेगेटिव चार्ज अटेन कर सकता हो। तो ये अगर ये बीच में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बैठा है, तो बेंजीन फिर इस O से नहीं लेगी, इस ऑक्सीजन से नहीं लेगी, तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से नहीं लेगा, वापस हाइड्रोजन से नहीं लेगा, तो H पॉजिटिव आयन रिलीज ही नहीं होगा, तो यानी कि वो एसिडिटी उसकी कम हो जाएगी। समझ में आ गया बेटा सबको? यस। ठीक है। ये बिटली लिंक कौन मांग रहा है सर, कहाँ से डाउनलोड करनी है, क्या चीज डाउनलोड करनी है सर PDF की कह रहा है ये। PDF तो मैं आपको डोनेट करूंगा, मतलब सॉरी शेयर करूंगा PDF। उसके अलावा आपको मैथ ऑन गो, देखो नीचे लिखा भी हो यार, मैथ ऑन गो, ये साइट पर जाइए, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने एक लिंक दिया था इस साइट का, ठीक है, मैं दोबारा से दे देता हूँ, तब शायद आप लोग थे नहीं, है ना, कुछ बच्चे नहीं थे। मैं दोबारा से वो लिंक भेज रहा हूँ, उस साइट के ऊपर केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ तीनों के लिंक मिल जाएंगे, 2023 के, 24 के, ये सारा मैंने फिर से लिंक भेज दिया, ठीक है। मुस्कान करी डोनेट सही है। अरे देखो, ये होता है हमारा दिमाग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बात कर रहा हूँ, है ना। तो PDF भी डोनेट बोल दिया मैंने कि देनी मतलब डोनेट करनी है ना। ये जब जो चीज हम पढ़ रहे होते हैं उसका इफेक्ट होता है हमारे दिमाग, इट शोज। करंटली मैं वो चीज पढ़ रहा था, आपको बता रहा था कि डोनेट कर रहा है, वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो फिर मेरे को लगा डोनेट मतलब दे रहा है, तो वो PDF भी मैं डोनेट कर दूं, मुझे पता PDF मेरे को सेंड करनी है ना, तो डोनेट निकल गया। दैट इज द थिंग। तो जो आप चीजें रोज पढ़ते हो, दिमाग उसको दिमाग में रखता है, बार बार रिपीट करता है, और वैसे ही आप बन जाते हो। इसलिए कहते हैं जैसा आप सोचते हो वैसा आप बन जाते हो, मुंह से ही वही निकलेगा, आपके काम भी वैसे ही हो जाएंगे, सब कुछ वैसा हो जाएगा। पता है आप लोगों को, लेडीज मार्केट में गए होंगे लड़के, कभी लड़कियां भी जाती हैं, है ना, तो वहां पर कभी जेंट्स, दुकान वाला जो जेंट्स बैठे होते हैं ना, मेल, वो लेडीज से ऐसे ही बात करते हैं, वो हाथ पैर हिला, हाँ जी बहन जी मान लो बस इतने में ले जाओ बहुत 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 सही है। वो वैसे ही बन जाते हैं लेडीज के जैसे ही। उनसे आप उनके घर में भी बात करोगे तो वो लेडीज की तरह ही बिहेव करने लग जाते हैं। मैंने ये देखा है, जो बहुत सालों से और लेडीज के साथ में ट्रीट कर रहे हैं, तो हम जिनको देखते हैं, जिनसे बात करते हैं, और बहुत ज्यादा उनके साथ में हमारा बिजनेस चल रहा है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो उनको वैसा ही दिखाते हैं, और उन लेडीज को उन जेंट्स के साथ में बात करने में ईज महसूस होता है, आसानी, समझ रहे हो, कि उनको लगता है नहीं ये बंदा ठीक है, अच्छे से बात कर रहा है।
और जो अकड़ू टाइप के जनरली जेंट्स होते हैं, तो उन अनजान आदमी के साथ बात करने में लेडीज को बहुत प्रॉब्लम होती है कि पता नहीं कैसा इंसान निकलेगा। दैट इज, बहन जी मान भी जाती हैं। विवेक बोल रहा है। सही है। विवेक को एक्सपीरियंस है इसका मतलब, है ना, ये साड़ियां बेचता है, इसका बाद में यही बिजनेस। विवेक बेटा केमिस्ट्री पढ़ लो, वो ज्यादा काम आएगी, साड़ियां नहीं बेचनी पड़ेंगी, है ना। चलो, तो इसका मतलब अब हमें यहाँ पर हमें ऑप्शन ढूंढने। NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग है भाई, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग है, तो क्या होगा, ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो बेंजीन को इस ऑक्सीजन से लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से लेगी, मतलब ज्यादा एसिडिक हो गया। ठीक है, ये मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, ये डोनेट करेगा, तो अब बेंजीन रिंग के पहले नेगेटिव आ जाएगा, बेंजीन रिंग पर अगर नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है बेंजीन पर, तो ये OH से नहीं लेगी, ये नहीं लेगी, जिससे OH से नहीं लेगा, कभी ना कभी जरूर एक्सेप्ट करेगा बट रेयरली, इसके मुकाबले कम। ठीक है, फिर ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल तो ज्यादा एसिडिक होगा, यानी इससे तो ज्यादा एसिडिक होगा, तो यानी ये सेकंड नंबर पर आना चाहिए। फिर उसके बाद NO2 दो ग्रुप लगे हुए हैं, भयंकर वाला एसिडिक होगा, क्योंकि दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन लेने वाले बैठे हैं, जिसकी वजह से बेंजीन ऑक्सीजन से भयंकर रूप पर इलेक्ट्रॉन मांगेगी, तो ये H को बहुत आसानी से रिप्लेस कर देगी, तो पहले नंबर पर आना चाहिए ये पहला। दूसरे नंबर पर जो एक NO2 ग्रुप है, एक ये वाला, ये दूसरे नंबर पर है ना। फिर उसके बाद ये ब्यूटाइल अल्कोहल है भाई, ब्यूटाइल में प्रोब्यूट, 4 कार्बन की चेन नॉर्मल है, H पॉजिटिव आयन डोनेट करेगा क्या, बेंजीन के मुकाबले तो कम करेगा, है ना, तो ये तो सबसे लास्ट में जाएगा। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर नॉर्मल फिनॉल होना चाहिए, चौथे नंबर पर ये वाला होना चाहिए, मिथाइल वाला इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये भी H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है, और पांचवें नंबर पर ये होना चाहिए, लास्ट में आएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। ओवरऑल देख लीजिए, बेंजीन फिर भी इलेक्ट्रॉन डोनेशन में ज्यादा ही होती है। हाँ ठीक है, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अब जरा, है ना। देखिए जरा आंसर, अरे हाँ इसका आंसर, अब आंसर बताओ आप लोग, ये तो मैंने किया ही नहीं आंसर, मैंने थ्योरी बता के भूल गया। आंसर बताओ भाई कौन सा होगा। मैं आंसर वाली शीट दिखाता हूँ, एक मिनट, ये लो ABCD 1 2 3 4, या आप अपनी तरफ से बना लो पहले, ये लो देख लो और बना लो ऑर्डर ABCDE में कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, और फिर आंसर बताओ, कम से कम दिमाग लगाइए, है ना, जरूरी है वो, जैसे आप दिमाग लगाते हैं उसी हिसाब से वर्कआउट करती हैं चीजें। ABC में से कौन सा आंसर होगा 12वें का, ABCD जो भी है। सर ऑप्शन तो दिखाओ। आप अपना बना तो लो, फिर ऑप्शन दिखाता हूँ। ऑप्शन दिखाए थे मैंने, फिर वो दोनों गड़बड़ करेंगे ना। ये लो ऑप्शन, ये रहे। अब देखो चलो मैं हल्की हेल्प कर देता हूँ। ए जो है ये मैंने 5वें नंबर पर रखा है, सबसे कम एसिडिक होगा, ठीक है। अब ए को देखो यहाँ पे सबसे कम कौन सा है, एक तो पहले में है, एक चौथे में है, फिर उसने बोला डी, डी दूसरे नंबर पर सबसे कम होगा, डी जो है वो दूसरे नंबर पर सबसे कम, ये तो भाई साहब नहीं ई है, सॉरी ये ई है ना, ये तो ई है। ये वाला तो तीसरे नंबर पर आ रहा है, दूसरे नंबर पर नहीं, एसिडिटी में तीसरे नंबर पर आ रहा है, तो ये तो 4th नंबर पर नहीं है, तो डेफिनेटली यानी कि पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, तो यानी 4th ऑप्शन ही राइट होगा। सीधी बात, समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो बाकी का आप चेक भी कर सकते हैं, मैंने थ्योरी सारी बता ही दी है, तो ABCD बनाना है यार, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये 27 जनवरी को आया था भाई फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, क्या है, साइक्लोहेक्सीन, ये रही साइक्लोहेक्सीन, ठीक है, इज डैश टाइप ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। डैश टाइप का क्या मतलब, बेंजेनोइड है, हो ही नहीं सकता, एलिसाइक्लिक होगा। हाँ एरोमेटिक तो है नहीं, बेंजेनोइड नॉन एरोमेटिक, बेंजीन ही नहीं है यार, नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक का कोई मतलब ही नहीं है। ए साइक्लिक या एलिसाइक्लिक, अब ये आपको बताना, 3rd और 4th में से ऑप्शन है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना, ए साइक्लिक और एलिसाइक्लिक के बारे में आपने क्या सीखा है? एलिसाइक्लिक। ए साइक्लिक का तो मतलब ही सीधा समझ में आ रहा है कि वो साइकिल में नहीं है। साइक्लिक या ए साइक्लिक, एक साइक्लिक उल्टा, तो एलिसाइक्लिक, एलिफेटिक साइक्लिक, एलिफेटिक साइक्लिक, इसका मतलब वो एरोमेटिक नहीं है, उल्टा है एरोमेटिक, मतलब नॉन एरोमेटिक साइक्लिक को हम बोलते हैं एलिफेटिक साइक्लिक या एलिसाइक्लिक। यस, गॉट इट गाइस? यस सर।
सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आंसर कौन सा है? बेंजीनॉइड मतलब बेंजीन। सबसे क्या फोर्थ। बेटा? सब बेंजीनॉइड मतलब बेंजीन। बेंजीनोइड का मतलब जिसमें बेंजीन की रिंग हो और वो एरोमेटिक हो। तो बेंजीन की रिंग है तो पक्का एरोमेटिक होता है, तो जो दो दूसरे वाला ऑप्शन है वो तो बिल्कुल ही गलत है। बेंजीनोइड नॉन एरोमेटिक, किसी में बेंजीन की रिंग हो और वो नॉन एरोमेटिक कैसे हो जाएगा यार? बेंजीन तो एरोमेटिक है, तो दूसरा तो पूरा ही गलत है। बेंजीन रिंग हमेशा एरोमेटिक होती है। कि बोल रहा है मुस्कान, बोल रही है पीडीएफ में मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर लास्ट ऑप्शन ही आ रहे हैं। ठीक है, पीडीएफ वालों ने अपने हिसाब से बनाई है, आप इस चक्कर में मत रहना कि सारे के सारे डी लगाया हो। ठीक है बेटा, लॉजिक याद करो, मैं वही करवा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, क्लियर है बेटा सबको? यस। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा भाई? आंसर आएगा एलिसाइट। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ना, देखो देखते ही आ जाएगा, 1 मिनट भी नहीं लगता इस क्वेश्चन में। ऊपर वाले में बल्कि थोड़ा सा देखना पड़ रहा था कि क्या ठीक है क्या गलत है, ये तो बिल्कुल ही आसान था। आईपीसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ये क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं आईपीसी नेम वाले। देखो जरा ध्यान से, क्या नाम हो सकता है इस कंपाउंड का? साइक्लोहेक्सेन तो पक्का मिलेगा, तो साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेक्सेन, सारे ही साइक्लोहेक्सेन है यार, ऑप्शन ही खत्म कर दिया अपना तो, है ना। फोर्थ ऑप्शन, इसमें भी साइक्लोहेक्सेन है, ये तो सारे ऑप्शन ही खत्म कर दिए। ठीक है, अब आपको बताना है कि यहां मैं इसको 1 दूं या इसको 1 दूं, किसे 1 देना चाहिए? देखो सर ऊपर 1 वाले को। 2 मिथाइल को। 3, है ना। मिथाइल को 1 दे, इसको क्यों ना दे? इथाइल को। ई आ रहा है, ई पहले आता है कि एम पहले आता है? सर ई। एम दो ई बार आता आ है। रहा है। हाँ बताओ जल्दी बताओ भाई, मिथाइल पहले आएगा या इथाइल पहले आएगा? ज्यादा ब्रांचिंग वाले को ज्यादा पहले प्रेफरेंस दी जाती है। तो ज्यादा ब्रांचिंग कहां पर है? जिस कार्बन पर ज्यादा ब्रांचिंग हो, मोर ब्रांचिंग। अदिति हैव गॉट द राइट आंसर, है ना। तो यानी कि पहला आंसर यही आएगा। रीजन भी पता होना चाहिए भाई, 1 2 3। ठीक है, इथाइल तो हम तब देखते हैं जब नेम लिखेंगे तो इथाइल पहले लिखेंगे, लिखते टाइम एबीसी को फॉलो करेंगे, लेकिन नंबरिंग देते टाइम हम ब्रांचिंग के हिसाब से। समझ में आ गया? यस सर। तो अब लॉजिक पता लग गया, तो नाम बता दो। 1 डाई मिथाइल, 3 इथाइल साइक्लो हेक्सेन। 1 डाई मिथाइल, 3 इथाइल साइक्लो हेक्सेन है कहीं पे? यहाँ तो है ही सर नहीं, सेकंड होगा। लास्ट ऑप्शन है इसका। देखें, हाँ 1 डाई मिथाइल और 3 इथाइल साइक्लो हेक्सेन, दैट इज द राइट ऑप्शन। हाँ बेटा से बोलो। इथाइल पहले लिखेंगे ना। क्या? इथाइल। अरे हाँ सच, इथाइल पहले लिखेंगे यार, वो मैं भूल ही गया। देखो वही तो बता सर। रहा हूँ मैं, और फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि ये आंसर ये होगा ना, इथाइल पहले लिखेंगे यार, बिल्कुल सही कह रहे हो, वो तो मैं भूल ही गया था। 3 इथाइल 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये आंसर होगा सेकंड। यस सर। 3 पर इथाइल 1 डाई मिथाइल। अब देखो उन्होंने वो भी दे रखा है 1 डाई मिथाइल और 3 इथाइल, इथाइल को बाद में, जबकि मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि इथाइल को हम पहले लिखेंगे, लिखते टाइम पहले लिखेंगे, तो सेकंड इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ये गलती होती है, बच्चों से भी होती है, हम भी कर देते हैं, कोई खास बात नहीं है ना। लेकिन आप जब बार बार प्रैक्टिस करते हो तो आपको ये ऐसी गलतियां होंगी, और फिर आप ऑप्शन देखोगे कि आंसर कौन सा सही है ना। अब आंसर मैं तो सीधा निकाल रहा हूँ, आंसर नहीं चेक कर रहा हूँ, तो अगर आप फिर आंसर देखोगे तो अब आपको समझ में आएगा ये मैंने गलती कैसे कर दिया, मेरा तो सही था। और फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा कि अच्छा पहले ये भी देखना है, ऐसा भी गड़बड़ कर रखी है इन्होंने, और नेक्स्ट टाइम आप वो गलती नहीं करेंगे, सिली मिस्टेक्स। इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को करना। समझ गए ना? यस सर। क्लियर है? ठीक है, तो ये राइट ऑप्शन इसका सेकंड वाला भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, अमंग द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड द टोटल नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड इज। एरोमेटिक कंपाउंड बताना है, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। बेंजीन है इसमें, ये बेंजीन दिख रहे हैं आपको? यहां पर अगर एक डबल बॉन्ड होता तो ये दोनों बेंजीन हो जाते, एक यहां पर भी होना चाहिए था। तो देखो यहां पर है या यहां, मान लो इसको, बात एक ही है, तो ये दोनों को बेंजीन बना देता। देखो बन गया ये भी बेंजीन, और अगर ये इसको इधर कर लो तो ये भी बेंजीन बन गया। यहां नहीं है तो ये एरोमेटिक नहीं हो सकता। समझ में आया? यस सर। ये एरोमेटिक है क्योंकि बेंजीन इसमें जुड़ा हुआ, पक्का पक्का बेंजीन जुड़ा है, इधर वाले कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला तो एरोमेटिक है। ठीक है, तो बी वाला तो बिल्कुल सही है, बी वाला एरोमेटिक है। फिर उसके बाद क्या ये एरोमेटिक दिख रहा है आपको? नो सर। लेकिन इसमें ये देखो, यहाँ इसमें लोन पेयर दिखा रखा है,
पेंटागनल रिंग में 4 इलेक्ट्रॉन तो ये रहे, एक लोन पेयर रहा, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 4n+2 इक्वल होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब यही एक बच्चे ने मेरे से पूछा था, सर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये लोन पेयर क्या पाई इलेक्ट्रॉन होता है? लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, लेकिन लोन पेयर जो है वो इसके साथ घूमने लग जाता है और वो पाई इलेक्ट्रॉन की तरह एक्ट करता है। यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाता है, तो इसलिए ये पाई इलेक्ट्रॉन की तरह एक्ट करता है। लोन पेयर उससे अलग होता है, लेकिन उसको इंक्लूड किया जाता है पाई इलेक्ट्रॉन्स के अंदर अगर वो रोटेशन में हेल्प कर रहा है। तो 4 तो पाई बॉन्ड हो गए, और मतलब पाई बॉन्ड के 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 2 एक लोन पेयर से मिल गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 6 अपने पास। अब n की वैल्यू निकाल लो, n कितना निकलेगा? 4/2, 2 निकलेगा, 1 आ जाएगा। है ना? 4/4 सॉरी, यस सर। ये 4/4 है ना, 1 निकला। तो यानी कि अगर n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन होल नंबर में आती है, पॉइंटों में नहीं आनी चाहिए, अंडर रूट में नहीं आनी चाहिए, माइनस प्लस में कुछ नहीं आनी चाहिए, सिर्फ होल नंबर पॉजिटिव नेचुरल नंबर, है ना। तो अगर ये आती है तो वो एरोमेटिक होता है। तो ये एक हिस्सा एरोमेटिक हो गया तो पूरा कंपाउंड एरोमेटिक हो गया, खत्म है। क्लियर है? समझ में? आप बी एरोमेटिक कैसे? बी में एक एरोमेटिक कंपाउंड है बेटा, समझ में आ गया? प्रगति बेटा, यस बी सर। में एक एरोमेटिक कंपाउंड है, आदित्य ने भी बोला है ना। उसके आगे स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक एरोमेटिक है भाई, सीधी सी बात है। मान लो कि हमारे पास एरोमेटिक मतलब एक इंजन, एक ट्रेन का इंजन, उसके डब्बे कितने लगे हुए कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इंजन है चलेगी गाड़ी, इंजन नहीं है तो डब्बे क्या करेंगे? कुछ नहीं। लेकिन अगर इंजन लग गया तो गाड़ी चलेगी, गाड़ी चलेगी, इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, एरोमेटिक हो गया। क्लियर है? बाकी को देखने की जरूरत यस नहीं। सर। बहुत सारे तो ओवर कॉन्फिडेंस से गलत हो जाते हैं। उसका रीजन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है विवेक बेटा, एक्चुअल में उसका रीजन क्या है? हमारी सिली मिस्टेक्स होती हैं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। अगर आप उनको सोल्व करोगे, बार बार सोल्व करोगे, फिर आंसर्स चेक करोगे, फिर देखोगे कि यहाँ गलती की, तो नेक्स्ट टाइम उस गलती को याद रखे, नेक्स्ट टाइम वो नहीं होनी चाहिए, इस वजह से वो सही हो जाएंगे। अगला देखो भाई, ये भी तो एरोमेटिक है, डी वाला, बेंजीन यहाँ भी है और बेंजीन यहाँ भी है, एरोमेटिक है डेफिनेटली। और बीच वाला भी एरोमेटिक घूम रहा है, नेगेटिव चार्ज लग रहा है यहाँ पे, और ये डबल बॉन्ड ना इसके गिने जाएंगे, ये दोनों डबल बॉन्ड इसके भी हैं। तो ये सारे, ये तो पक्के तौर पर एरोमेटिक है, ये भी है, ये भी है, ठीक है, और ये नहीं है। तो अमंग द टोटल नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड इज इसका तो आंसर देना था सीधा। अच्छा 1 2 3 4 करना था, तो इसमें 3 है। सर सी वाला एरोमेटिक कैसे हो रहा है? 1 नहीं है बेटा, मैंने नहीं कहा कि एरोमेटिक है। सर सी ऑप्शन। सी ये वाला, जी देखो ये पेंटागनल रिंग, देखो ये वाली रिंग, इसमें यहाँ इसने लोन पेयर दिया, ये नेगेटिव चार्ज है, पक्के तौर पर लोन पेयर दे रखा। तो ये लोन पेयर एरोमेटिक रिंग में पार्टिसिपेट करता होता है। तो 2 बॉन्ड ये, ठीक है, 2 यानी कि 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, तो पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, ये रहे 6 इलेक्ट्रॉन। तो हमने क्या किया, एरोमेटिक वाला हक्कल फॉर्मूला लगा दिया। हक्कल रूल क्या कहता है? 4n+2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 4n+2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन। अगर कोई कंपाउंड ये फॉलो करता है, वो कंपाउंड में, सुनिए, वो कंपाउंड में अल्टरनेट में डबल और सिंगल बॉन्ड भी है, यहाँ है, और उस कंपाउंड का वो कंपाउंड प्लेनर भी है। पेंटागनल रिंग प्लेनर होती है, प्लेन में होती है। अगर ऐसा है, प्लेनर है, अल्टरनेट में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, अल्टरनेट में मतलब एक डबल फिर सिंगल, फिर डबल फिर सिंगल, और उसका 4n+2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल, जहां n की वैल्यू जब हम निकालें तो 0 1 2 3 4 आए, तो वो एरोमेटिक कंपाउंड होता है। बेंजीन को भी ऐसे ही काउंट करते हैं कि वो एरोमेटिक कैसे है। देखो जरा, बेंजीन में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, 2 4 और 2 6, तो बेंजीन के अंदर भी तो यही देखते हैं बेटा, 4n+2 इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेंजीन में, इसीलिए बेंजीन को एरोमेटिक कहते हैं। तो n की वैल्यू जब निकालोगे तो 4/4 ही निकलेगी, इक्वल टू 1। तो n की वैल्यू 1 निकली है, बेंजीन में भी 1 निकली है, इसलिए बेंजीन एरोमेटिक है। तो पेंटागनल रिंग जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 2 तो डबल बॉन्ड हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन वहां से आ गए, और एक नेगेटिव चार्ज भी पाई इलेक्ट्रॉन में पार्टिसिपेट करता है, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। इसका रेजोनेंस बनाइए, तो इस तरह से यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये एरोमेटिक हो गई। तो पेंटागनल रिंग क्योंकि एरोमेटिक हो रही है, खत्म बात। तो पीछे वाली रिंग हो ना हो हमें कोई मतलब नहीं है, एक रिंग भी अपना, एक इंजन अपने को मिल गया एरोमेटिक का, पूरा कंपाउंड एरोमेटिक हो गया, खत्म। तो मतलब अगर एक भी रिंग एरोमेटिक बनेगी तो पूरे स्ट्रक्चर ही एरोमेटिक मान लेंगे? हाँ, एक रिंग भी अगर है तो पूरे स्ट्रक्चर को, पूरे कंपाउंड, आप पूरे कंपाउंड को कैसे नॉन एरोमेटिक कह दोगे जबकि उसमें एक छोटा सा टुकड़ा एरोमेटिक का है? समझ गए, है ना? तो वो पूरे को ही लेके बैठेगा, दैट इज इट। हाँ भाई, समझ में आ गया? तो यहाँ पर इसके टोटल कितने बने?
हाँ सर क्या आपने बेटा? सुबह वाले टेस्ट सॉल्यूशन में बोला था कि ये ना जो लोन पे भार होते हैं उसे काउंट नहीं करते, आपने अभी भी करेंगे इसी ऑप्शन में। ठीक है, अब वो भी बता देता हूँ कौन से लोन पेयर बाहर होते हैं और काउंट क्यों नहीं करते। देखो बेटा, कुछ चीजें कहते हैं टीचर, लेकिन उस टाइम पे आप लिटिल चीजें मिस कर जाते हो कि कौन सा लोन पेयर बाहर होता है, ये याद करना पड़ता है। अब मैं आपको वो, जब आप स्ट्रक्चर इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बड़ा आसानी से आ जाएगा ये चीजें याद करने के बाद। अब देखो मैं आपको वो चीजें भी बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सपोज दैट अब मैं एरोमेटिक कंपाउंड बता रहा हूँ, एक तो वही बना रहा हूँ जो यहाँ पर इन्होंने बना ही रखा है। ये लो, यहाँ पर लोन पेयर लगा दिया, ये एरोमेटिक है, ये पार्टिसिपेट करेगा, बिल्कुल करेगा। अगर इसकी जगह मैं एक और कंपाउंड ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं सल्फर लगा रहा हूँ, देख रहे हो कार्बन नहीं है यहाँ, नेगेटिव चार्ज नहीं है यहाँ पे, ये तो नेगेटिव चार्ज है, ये सल्फर है, सल्फर के पास 2 लोन पेयर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो क्या ये एरोमेटिक होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि सल्फर अपना एक लोन पेयर यहाँ डोनेट कर देगा और पूरे सर्कल को घुमाएगा, बिल्कुल होगा। अगर सल्फर की जगह ऑक्सीजन लगा दूं तो ऑक्सीजन के पास में भी वही साइज, तो वही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी एरोमेटिक होगा। यस, समझ में आ रहा है? यस सर। और अगर मैं इसकी जगह एक नाइट्रोजन लगा दूं तो नाइट्रोजन के पास में भी एक लोन पेयर होता है, तो पेंटागनल रिंग में नाइट्रोजन आसानी से लोन पेयर अपना डोनेट करेगी और डेफिनेटली ये भी एरोमेटिक बनाएगी, ये भी एरोमेटिक हो गया। क्लियर है भाई? यहां तक सबको समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अगर मान लो मैंने बेंजीन रिंग बनाई और बेंजीन रिंग के बाद में अब आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ नाइट्रोजन लगा देते हैं, तो क्या बन गया बताओ? पाइरिडाइन। यस। ये पाइरिडाइन बन गया है ना। पाइरिडाइन में यहाँ लोन पेयर होता है, क्या ये लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा? नहीं करेगा। क्यों? डबल बॉन्ड ऑलरेडी है, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, और ये वाला लोन पेयर जो है ना 90 के एंगल पर आता है, 90 के एंगल पर बेंजीन रिंग में, ये नहीं पार्टिसिपेट करने वाला। कैसे पता? इसके स्ट्रक्चर से पता। स्ट्रक्चर किसने देखा? साइंटिस्टों ने ढूंढा। हमने क्या किया? हमने रट्टा मार लिया, ये नहीं है। सही है, समझ में आया? लेकिन ये एरोमेटिक है, ये मत समझना कि ये लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो एरोमेटिक नहीं है। 6 इलेक्ट्रॉन अंदर हैं भाई उसके, 4n+2 पाई को फॉलो करते हैं, बेंजीन ही है ये सारी, सेम टू सेम, बस नाइट्रोजन लगा हुआ है। क्लियर है? समझ में आ गया? यस सर। अब आगे अगर ऐसा ही एक और स्ट्रक्चर बना देते हैं, चलो नाइट्रोजन, एक पेंटागनल रिंग वाला स्ट्रक्चर कैसे बनाए? ठीक है, हाँ, पेंटागनल रिंग वाला एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर नाइट्रोजन है और फिर सपोज दैट हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड एक बना दिया और एक यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दिया, ये लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास। अब बताओ ये एरोमेटिक होगा? ये लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा? आप खुद देखो, ये लोन पेयर यहाँ पार्टिसिपेट करके ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, ये लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो वहां क्यों कर रहा था? ऊपर वाले स्ट्रक्चर में, ऊपर वाले स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन के साथ एक H लगा हुआ था और ये टोटल क्या थी? sp3 हाइब्रिडाइज थी। यहाँ नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज है। sp2 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन का लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करता। हमें कैसे पता? ये भी तो sp2 बन रहा है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, तो ये भी तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इस नाइट्रोजन का sp2 का जब लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो इसका कैसे कर जाएगा? यहाँ नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड अगर हो तो नहीं करेगा। तो यानी इसका नहीं करेगा, ये बाहर है, उसका करेगा। कैसे पता? याद किया, समझ गए? जो जिन्होंने टीचर्स ने एग्जाम्पल लिया होगा, जो एग्जाम्पल आपके सामने रहा होगा, उसमें वो नहीं करता होगा। समझ में आया बेटा? क्लियर है? सिंपल करके याद रख सकते हो, sp3 नाइट्रोजन का करता है, sp2 का नहीं करता, या पाइरिडाइन में नहीं करता क्योंकि 6 पहले से हैं। तो अगर पाइरिडाइन के अलावा कोई दूसरा ऐसा जो नाइट्रोजन जहां पर डबल बॉन्ड बना रहा है कार्बन से, उसमें नहीं करेगा। जहां नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड में है सब में करेगा। ऐसे याद रख सकते हो, चॉइस इज योर्स। समझ में आ रही बात? तो काफी सारे ऐसे 10-15 स्ट्रक्चर हो रहे हैं, वो स्ट्रक्चर याद कर लो किसमें करता है और उसका रेजोनेंस घुमा के देख लो एक बार। वन टाइम इन्वेस्टमेंट, फिर से बता रहा हूँ, LIC की एक बार इकट्ठा लमसम किस्त भर दो, सारी उम्र पेंशन आपकी रहेगी 5,000 रुपए पर मंथ। ये वैसा ही है, 5 लाख रुपए भर दो और 10 साल बाद में 5,000 रुपए पर मंथ आती रहेगी। ऐसी स्कीम देती है LIC एक, ठीक है। तो ये भी ऐसा ही है, एक बार सारे स्ट्रक्चर और उनका रेजोनेंस घुमा के देख लो और उनको एक बार याद कर लो और 10 क्वेश्चन निकाल के देख लो, तो ये कभी गलत नहीं होगा। सिंपल क्वेश्चन आते हैं, सबसे सिंपल, ठीक है। तो ये वैसा है। चलो मैं अब इसको रब कर देता हूँ। तो भी ऐसे करके, ऐसा नहीं है कि कोई पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा उसका कोई बहुत बढ़िया तगड़ा फॉर्मूला है, हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। हम अपने एक्सपीरियंस से याद करते हैं कि ये पार्टिसिपेट करता है, लोन पेयर बाहर बैठा हो भले, और ये नहीं करता। ये एक्सपीरियंस है, लर्निंग है, ठीक है। दैट इज इट। ठीक है बेटा, मुझे 4 बजे एक और क्लास स्टार्ट करनी है ना, तो भाई आज की क्लास में मैं इतना ही करवाऊंगा फिर, ठीक है।
कुछ क्वेश्चंस पे जैसे आप लोग ज्यादा टाइम लगवा देते तो वहां पर आप नीचे वाले, आप देखो नीचे क्या, स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इज कार्बोकेटाइन कार्बोएनाइंस की स्टेबिलिटी के बारे में पूछा जा रहा है। आप लोगों को आंसर्स भी मिल जाएंगे, कीजिए अच्छे से, डिटेल में कीजिए, लिख लिख कर कीजिए, याद कीजिए, जो कॉन्सेप्ट समझ में आए उसे वहीं याद कीजिए, जो नहीं समझ में आ रहा है उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, जो समझ आ रहे हैं उनको करते जाइए, जो नहीं समझ आ रहे हैं उनको मार्क करते जाइए। नेक्स्ट टाइम क्लास में बैठे हो तो आप हमें बताइएगा सर ये हमें प्रॉब्लम आ रही है, ये वाले हमें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए, हम उनको डिटेल में फिर से कर लेंगे, रिवाइज भी हो जाएगा। लेकिन उस क्वेश्चन को याद जरूर कर लीजिए जो आपको समझ में नहीं आया बट आसान लग रहा है, तो उसका आंसर याद कर लो, इसमें कुछ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट लगा है, और आंसर्स तो दे ही रखे हैं आपको नीचे, है ना। दैट्स इट फॉर द टुडेज क्लास गाइज। तो मैं भाई रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, किसी को डाउट है तो अब आप डाउट पूछ सकते हैं।